अस्सलाम वालेकुम सामाईन। मुलायजा कीजिए जासूसी दुनिया राय इब्ने सफ़ी। नोवेल शाही नफकारा पार्ट 2। तुम अभी तक सोए नहीं? फरीदी बोला। आप लोग झक मारिए, हम तो चले। अशरफ उठता हुआ बोला। न जाने किसकी सूरत देखकर घर से चले थे। आईना देखा होगा। हमीद आंखें बंद किए हुए बड़बड़ाया। दरवाज़ा खुला और एक नौकर हाथों पर ट्रे उठाए हुए अंदर दाखिल हुआ, जिसमें गर्म दूध के जग और 2 गिलास थे। उसके बाद एक दूसरा नौकर अंदर आया और उसने अशरफ वगैरह से खाने के लिए कहा। वो लोग उसके साथ दूसरे कमरे में चले गए। क्यों भाई, तुम्हें दूध चाहिए? फरीदी ने हमीद को मुखातिब करके कहा। मुझे तो ख्वाहिश नहीं, मैं कमज़ोरी महसूस कर रहा हूँ, हमीद उठता हुआ बोला। नौकर ने उसकी तरफ हाथ बढ़ाया और फिर हमीद ने 2 गिलास साफ कर दिए। नौकर इस्तिफामिया अंदाज में फरीदी की तरफ देखने लगा। मुझे दूध नहीं चाहिए, फरीदी बोला। अगर कॉफ़ी तैयार हो तो लाओ, वरना नहीं। तैयार है हुजूर, नौकर कदर झुककर बोला और ट्रे उठाकर चला गया। हमीद दोबारा पाइप सुलगा रहा था। वो थोड़ी देर तक फरीदी को देखता रहा, फिर बड़बड़ाता हुआ लेट गया। पता नहीं कौन उल्लू का पट्टा डॉक्टर था जिसने सिर्फ दूध की इजाज़त दी है। लानत है इस जिंदगी पर। भला दीवार में दबकर भी जिंदा रहने की क्या जरूरत थी? क्यों फजूल टाय टाय मचा रखी है? फजूल टाय टाय? हमीद एक झटके के साथ उठ बैठा। ये फजूल टाय टाय है? अरे ये फजूल। दफातन उसका मुंह हैरत से खुल गया। दाहिनी तरफ के मुल्हका कमरे का दरवाज़ा खुला हुआ था और एक इंतहाई हसीन लड़की शब-ख्वाबी के लिबादे में मलबूस खड़ी उन्हें गमनाक अंदाज में देख रही थी। उसके बाल पुश्त पर बिखरे हुए थे। उसकी उम्र 19 या 20 से किसी तरह ज्यादा नहीं मालूम होती थी। फरीदी खड़ा हो गया। मैं तुम लोगों के लिए मगमूम हूँ, लड़की ने मुज़महिल आवाज में कहा। कोई ऐसी बात नहीं, फरीदी मुस्कुराकर बोला। हमारे जख्म मामूली हैं, अलबत्ता आपकी हमदर्दी का शुक्रिया। तुम में से फरकुलूस का बेटा और सरस कौन है? लड़की ने अपने सीने पर हाथ रखकर कहा। फरीदी और हमीद घबराकर एक दूसरे की सूरतें देखने लगे। मैं आपका मतलब नहीं समझा, फरीदी ने तहैयर आमेज लहजे में कहा। ओह, शायद तुम्हें गमों ने पागल कर दिया है। तुम दोनों जख्मी हो, लेकिन घबराओ नहीं। जफूरस, मेरा जफूरस तुम्हारे लिए लड़ रहा है। वो तुम्हारे दुश्मनों को शिकस्त देकर एक दिन जरूर वापस आएगा। मुझे देखो, मैं खुद यहाँ असीर हूँ, लेकिन मुझे उम्मीद है कि एक दिन जफूरस मुझे उस कैद से रिहाई दिलाएगा। कई दिनों से मेरे कुछ सिपाही यहाँ आते हैं, वो मौके की तलाश में हैं। किसी दिन यहाँ शबखून जरूर मारेंगे। मोहतरमा, शायद आपको गलत फहमी हुई है, फरीदी ने संजीदगी से कहा। लड़की के होठों पर एक बेजान सी मुस्कुराहट फैल गई। ठीक है, मुझे गलत फहमी ही हुई है। तुम भी नहीं उन्हीं में से मालूम होते हो जिन्होंने मुझे कैद कर रखा है। मैं ये समझी थी कि शायद तुमने रूमनों के खौफ से ये भेष अख्तियार किया है। आपको किसने कैद कर रखा है? फरीदी ने पूछा। इस इमारत के मालिकों ने। मैं साल हर साल से गुलामी की जिंदगी बसर करती आ रही हूँ। मैं इस इमारत से बाहर नहीं निकलने पाती। काश मेरा जफूरस यहाँ जल्द से जल्द पहुँच जाए। मुझे अपने बाग के गुलाब बहुत याद आते हैं। मुझे उस माबद की याद बहुत पड़ती है जहाँ संगे मरमर की गनीम सीढ़ी आसमान की तरफ अपने बाजू उठाए असील मरूर की कुर्बानियाँ कबूल करती है। मुझे अपने महल के अजीम शान दरीचे याद आते हैं जिन पर शादाब शामों की सुर्खियाँ रंग मारा करती हैं और महल के नीचे बहते हुए दरिया में तलाई कश्तियाँ तैरती हैं। मुझे अपने 2 सियाह रूह गुलाम याद आते हैं जो मेरे लिए रंग रंग की मछलियाँ पकड़ कर लाते थे और मैं उन्हें शीशे के बड़े बड़े मर्तबानों में डलवा देती थी। मुझे मेरा जफूरस बहुत याद आता है जिसके बाजुओं में फौलादी मछलियाँ मचलती थी, जिसके फराग सीने पर सर रख कर मैं सब कुछ भूल जाती थी। वो खामोश हो गई। फरीदी और हमीद हैरत से उसकी तरफ देख रहे थे। हमीद सोच रहा था कि शायद वो लड़की उन्हें उल्लू बना रही है। आप किस जमीन से ताल्लुक़ रखती हैं? हमीद ने शरारत आमेज लहजे में पूछा। मिस्र, हाय मेरा मिस्र, मैं तुझे कभी नहीं भूल सकती। मिस्र? फरीदी चौंक कर बोला। वो गौर से उस लड़की की तरफ देख रहा था। हाँ मिस्र, लड़की की आवाज़ से दबा दबा सा जोश जाहिर हो रहा था। एक दिन तुम सब गुलाम बना लिए जाओगे। शायद तुम्हें हमारे जंगजू आदमियों का तजर्बा नहीं है। वो जिनके नेज़ों की अनियाँ सूरज को आंखें दिखाती हैं, वो जिनकी ढालों पर खूंखार उकाबों की तस्वीरें हैं, वो जिन्होंने रोमनों और यूनानियों के छक्के छुड़ा दिए थे, वो जिन्होंने
सलवानिया जैसे जलालो जबरूत वाले की आंखें निकाल कर कुत्तों के सामने डाल दी थी। वो उस इमारत की ईंट से ईंट बजा देंगे, उन दीवारों को पीस डालेंगे जिन्होंने मुझे कैद कर रखा है। लड़की खामोश हो गई। उसी दौरान में दूसरे कमरे से दो औरतें आ गई थीं। उनमें से एक मुअम्मर थी और दूसरी कमसीन, जिसकी उम्र 15 या 16 के करीब रही होगी। बाजी बाजी, कमसीन लड़की ने आगे बढ़कर उसे झंझोड़ा। वो एक जैकबैग पलट पड़ी। तुम दोनों मेरी बोट में ज्ञान नोचने के लिए आ गई? जमीला, मुअम्मर औरत ने उसे पकड़कर दरवाजे की तरफ खींचते हुए कहा, खुदा के लिए होश में आओ। वो उसे दूसरे कमरे में खींच ले गई और कमसिन लड़की ने शर्माते हुए अंदाज में फरीदी से कहा, आप लोग कुछ ख्याल ना कीजिएगा, ये इस वक्त होश में नहीं थी। कबल इसके फरीदी कुछ कहता वो भी दूसरे कमरे में चली गई और दरवाज़ा बंद हो गया। फरीदी और हमीद थोड़ी देर तक हैरत से एक दूसरे की तरफ देखते रहे। फिर हमीद बोला, क्या शामत है? फरीदी कुछ बोलने ही वाला था कि नौकर कॉफ़ी की ट्रे लेकर आ गया। उसने फरीदी की कुर्सी के करीब तिपाही फिसा कर ट्रे रख दी। अभी यहाँ एक पागल औरत घुस आई थी, फरीदी ने आहिस्ता से कहा। पागल औरत? नौकर चौंक कर बोला और फिर पुरतशवीश अंदाज में फरीदी की तरफ देखने लगा। शायद वो मिस्र की रहने वाली है। ओह, नौकर ने संजीदगी से कहा, वो मजली सरकार होगी। मजली सरकार? फरीदी ने कहा, यानी नवाब साहब की मजली लड़की? जी हुजूर। तो क्या वो कुछ बीमार हैं? जी हाँ, कॉफ़ी ठंडी हो जाएगी। फरीदी ने महसूस किया कि वो बात टालने की कोशिश कर रहा है। हम लोग तो बुरी तरह डर गए थे। फरीदी प्याले में कॉफ़ी उंडेलता हुआ बोला। नौकर ने कोई जवाब नहीं दिया। क्या वो बहुत पढ़ती हैं? जी हाँ, लेकिन वो सूरत से तो बीमार नहीं मालूम होती। जी साहब। तुम यहाँ कब से हो? 3 साल से। तो तुम्हें उनकी बीमारी के मुताल्लिक नहीं मालूम? नहीं साहब। क्या वो कभी मिस्र में भी थीं? मुझे नहीं मालूम। हमारे नौकर तो हमारी एक एक बात जानते हैं। फरीदी प्याली रखकर नौकर की तरफ देखता हुआ बोला। जी साहब। उसके चेहरे पर हिचकिचाहट के आसार थे। और तुम अपनी मछली सरकार की बीमारी के मुताल्लिक भी नहीं जानते? फरीदी ने धीरे से कहा। नौकर शशपंज में मुब्तला हो गया था। आखिर वो आहिस्ता से बोला, उन पर किसी जिन का साया है। फरीदी खामोश हो गया। उसने जल्दी जल्दी कॉफ़ी ख़त्म की और नौकर को रुखसत कर दिया। अरे बाप रे बाप, हमीद बौखलाकर उठता हुआ बोला। सारे जिन भूत प्रेत यहीं इकट्ठा हो गए हैं। शामत कलाबाजियाँ खाती दिखाई देती है। खुदारा निकल भागिए यहाँ से। मैं उन चीज़ों से नहीं लड़ सकता जो दिखाई ना दें। रहे आप तो हवा से लड़ने की खासी मश्क हम पहुँचा चुके हैं। शट अप, फरीदी ने आहिस्ता से कहा और सिगार सुलगाने लगा। मैं तो सुबह चल दूंगा। बकवास है, तुम्हें यहाँ ठहरना पड़ेगा। मैं उस कुत्ते को मीनार से निकाल कर पालने का इरादा रखता हूँ। अरे तो पालिए ना, हमीद दांत खटखटाकर बोला। मना किस पट्टे को उल्लू उल्लू के पट्टे ने किया है, लेकिन मैं रुक नहीं सकता। खैर, तुम्हारी मक्खियाँ भी रुकेंगी, मुझे कोई एतराज़ नहीं। उन्हें चाहे रोकिए चाहे मार डालिए, लेकिन मुझे तो बख्शना ही पड़ेगा। फरीदी कुर्सी से उठकर उस मुसहरी पर जा बैठा। अब क्या इरादा है? हमीद उछलकर एक तरफ हटता हुआ बोला। मैंने इतनी खूबसूरत लड़की आज तक नहीं देखी, फरीदी ने आहिस्ता से कहा। बस बस, मुझे ज्यादा घिसने की कोशिश ना कीजिए, हमीद ने कहा। अरे बाप रे बाप, उसके जंगजू सिपाही। बहरहाल तुम जा नहीं सकते। मैं रुमाल से अपना गला घोंट लूंगा। कोई बात नहीं, इससे पहले कोई अच्छी सी वसीयत जरूर छोड़ जाना। निजदम आजिज आ गया हूँ। गिला खुलूसी के लिए मौत के अलावा और कुछ नहीं दिखाई देता। तो फिर मर ही जाओ, तजीरो तकफीन माकूल कर दी जाएगी। हमीद कोई जवाब दिए बगैर लेट गया। फरीदी उसे खौफनाक बाउली के मुतालिक बताना चाहता था, लेकिन फिर उसने अपना इरादा तर्क कर दिया। वो हमीद को बुज़दिल नहीं समझता था, लेकिन ये ज़रूर जानता था कि वो माफूकुल फितरत चीज़ों पर कुछ न कुछ यकीन रखता है। अगर उसे बाउली वाली बात मालूम हो गई तो वो किसी तरह ना रुक सकेगा। उसका जहन उन मुतहर्रिक और मौलिक खोपड़ियों में उलझा हुआ था, और वो अजीबोगरीब और खौफनाक दरिंदा। उस दौरान में कई बार उसका जहन नवाब साहब की मंझली लड़की के पुरस्कार रवैये की तरफ भी मुंतकिल हुआ, लेकिन वो उसके मुतालिक कुछ ज़्यादा सोचने पर तैयार नहीं था, क्योंकि उसमें सारी अलामतें किसी जहनी मर्ज की पाई जाती थीं। अलबत्ता वो उसके मुतालिक वजाहत से जानना चाहता था। वो थोड़ी देर तक बैठा बैठा ख्यालात से उलझता रहा, फिर जाने के लिए उठा। कहाँ चले? हमीद ने पूछा।
तुम सोए नहीं? मेरा बिस्तर शायद उस कमरे में है। जी नहीं, कतई नहीं, मैं उस भूत घर में तन्हा नहीं रह सकता, हमीद ने कहा। अजीब है महको, आप मुझे अजीब उल्लू भी कह सकते हैं, लेकिन मैं... क्या बकवास है, एक लड़की से डरते हो? पागल लड़की, कमाल करते हैं आप भी, हमीद चिल्ला कर बोला। क्या आपको नौकर की बात याद नहीं? जी हाँ, फरीदी ने मुंह सिकोड़ कर कहा। उस पर किसी जिन का साया आफत है और आप इतने गवार हैं कि उस पर ईमान ले आए हैं। और मुझे खामखा तंग मत करो। मैं आपको किस तरह समझाऊं कि मैं कतई संजीदगी से कह रहा हूँ। अरे अहमक आदमी होकर जिनों से डरता है, तुफ है तुझ गधे पर, फरीदी झल्लाकर बैठता हुआ बोला। मुझे नहीं मालूम था कि तुम्हारे अंदर इतनी बूढ़ी रूह सिसक रही है। इस वक्त अगर आप मुझे गधे के बजाय जर्नलिस्ट भी कहते तो मैं बुरा ना मानूंगा, हमीद ने मुस्कुराकर कहा। बको मत, फरीदी आराम कुर्सी की पुष्ट से टेक लगाता हुआ बोला। हमीद समझ गया कि अब वो नहीं जाएगा। आप यहाँ मुशहरी पर आ जाइए, मैं कुर्सी पर सोऊंगा, हमीद ने कहा। नहीं जी, सोइए, फरीदी ने आंखें मूंद कर कहा। हमीद चुपचाप लेट गया। थोड़ी देर बाद उसने आहिस्ता आहिस्ता फरीदी को आवाज़ें दी, लेकिन वो सो चुका था। हमीद ने लाख कोशिश की कि वो भी सो जाए, लेकिन नींद ना आई। वो पुरस्कार लड़की उसके जहन में बुरी तरह छाई हुई थी। उसकी ख्वाबनाक आंखें, सपाट चेहरा, आलिम तहय्युर में बार बार झपकती हुई पलकें, गुफ्तगू करते वक्त आज़ा की गैर मानूस सी जुम्बिश, ये सारी चीज़ें एक एक करके उसकी आंखों के सामने आ रही थीं। दफतन उसकी नज़रें उस दरवाजे की तरफ उठ गईं जिससे वो दाखिल हुई थी। वो यकबैक उठ बैठा और पंजों के बल चलता हुआ दरवाजे की चटखनी गिराकर फिर मुशहरी पर लौट आया। वो दिन चढ़े तक सोते रहे। फरीदी ने आँख खुलते ही सबसे पहले नवाब सौलत मिर्जा को देखा, जो करीब ही एक कुर्सी पर बैठा उसकी तरफ देख रहा था। भाई कमाल मियाँ, तुम तो वाकई अपने बाप की नकल हो, उसने कहा। भला इसकी कुर्सी पर सोने की क्या जरूरत थी? ओह, दरअसल मैं बातें करते करते सो गया था। मैंने मना किया था ना कि ज्यादा बातें ना करना। खैर ये बताओ कि तबीयत कैसी है? मैं बिल्कुल अच्छा हूँ हमीद। ओ हमीद, भाई सोने दो ना, उसे क्यों जगाते हो? हमीद हड़बड़ाकर उठ बैठा। सहूलत मिर्जा थोड़ी देर तक उनसे उनके जख्मों की कैफियत मालूम करता रहा, फिर उठकर चला गया। वो दोनों जरूरियात से फारिग होकर बाहर आए। सहूलत मिर्जा की तवील और अरीज मकानात के बरामदे और कमरे पनागुज़ीनों से भरे हुए थे, और वो खुद दौड़ दौड़ कर उनकी देखभाल कर रहा था। फरीदी और हमीद को देखकर वो उनकी तरफ चला आया। भाई तुम लोगों ने नाश्ता किया या नहीं? अभी नहीं, हम यूं भी देर से नाश्ता करने के आदी हैं, फरीदी ने कहा। देखो ये तुम्हारा घर है, किसी किस्म का तकल्लुफ ना करना। जिस वक्त जिस चीज़ की ज़रूरत हो कह देना, क्योंकि मैं बुरी तरह मशगूल हूँ, वरना खुद ही देखभाल लगता। ओह, आप उसकी फिक्र ना कीजिएगा, फरीदी ने कहा। हम खुद आपका हाथ बटाने की गरज से आए हैं। नहीं भाई नहीं, तुम आराम करो, नवाब साहब ने पुरख्याल अंदाज में कहा। ओह ठीक याद आया, तुम अभी तक लड़कियों से नहीं मिले। आओ आओ, मैं कुछ इतना ज़्यादा मशगूल रहा कि उनसे तुम्हारा तस्करा तक ना कर सका। शकीला तुम्हारी बहुत मद्दाह है, तुम्हारे बहुतरे केसों की रिपोर्टों के तराशे उसने इकट्ठे कर रखे हैं। अक्सर यही कहती है कि बहुत खौफनाक आदमी होंगे, हाँ हाँ, लेकिन तुम्हारी मिस्कीन सूरतें देखकर उसे बड़ी मायूसी होगी। हमीद हंसने लगा, लेकिन फिर दफता संजीदा हो गया। गालिबन उसे पिछली रात वाली लड़की याद आ गई थी। फरीदी ने उसके कंधे पर हाथ रखकर कहा, तो मशरफ वगैरह का ख्याल रखना, उन्होंने भी अभी नाश्ता ना किया होगा। ठीक है, हमीद की जान में जान आई। मुझे उन्हीं के साथ रहना चाहिए। हमने ही तो उन्हें शिकार के लिए मद्दू किया था, उन्हें अकेला छोड़ना मुनासिब नहीं। फरीदी के होठों पर तमस्खर आमेज मुस्कुराहट नमूदार हुई, और हमीद उसका मतलब समझकर झेंप गया। नवाब साहब फरीदी का हाथ पकड़कर बरामदे की तरफ मुड़े और हमीद अपने साथियों के कमरों की तरफ चल पड़ा। लाह में सहूलत मिर्जा ने एक नौकर को रोक कर लड़कियों के मुतालिक पूछा। उसने बताया कि वो ड्राइंग रूम में है। अरे भाई, शहरियों को नाश्ता पहुंचाया या नहीं? जी हाँ, नौकर ने जवाब दिया, और आप लोग के मुतालिक आपसे पूछना था। मेरे ख्याल से तो अब डॉक्टर को खाने पर कोई एतराज़ ना होगा, सहूलत मिर्जा ने फरीदी से पूछा। कतई नहीं, मेरे ख्याल से रात की किसी खास परहेज की ज़रूरत नहीं थी। खैर आओ भाई, सहूलत मिर्जा ने कहा और आगे बढ़ गए।
मुतअद्दिद कमरों से गुजरते हुए वो ड्राइंग रूम में आए, जहाँ रात वाली दोनों लड़कियां और तीसरी औरत बैठी थी। कुछ बच्चे भी थे। वो सब उन्हें देखकर खड़े हो गए। लो भाई शकीला, सोलत मिर्जा ने छोटी लड़की को मुखातिब किया, तुम्हें एक बहुत ही खौफनाक आदमी से मिलवाऊं। तीनों मुस्तफसराना अंदाज में फरीदी की तरफ देखने लगी। इंस्पेक्टर अहमद कमाल फरीदी, सोलत मिर्जा ने कहा। अरे, शकीला के मुंह से बेख्तियार निकला और सोलत मिर्जा हंसने लगे। तुम समझती थी बड़ा खौफनाक आदमी होगा। बैठो भाई बैठो, उसने फरीदी के कंधे पर हाथ रखते हुए कहा। ये शकीला है, ये जमीला और ये अकीला। फरीदी की तवज्जो का मरकज ज्यादातर मझली लड़की जमीला बनी हुई थी। उस वक्त उसके चेहरे से साफ जाहिर हो रहा था कि वो हद दर्जा चिड़चिड़ी है। होंठ सिकुड़े हुए थे, दोनों अबरूओं के दरमियान एक उभरी हुई शिकन थी जो उसके तीखे मिजाज की गुम्माजी कर रही थी। अबरूओं में एक खास किस्म का तनाव था जिसका खुश मिजाज से दूर का भी लगाव नहीं मालूम होता था। लेकिन फरीदी सोच में पड़ गया। पिछली रात को तो उसके चेहरे के खुतूत बड़े दिलावेज मालूम हो रहे थे। सुबह और हसीन होठों पर एक अजीब किस्म की नशा अंगेज थरथराहट थी। माथे पर वो बदनुमा सिलवट भी नहीं थी, अबरूओं में तीखेपन का शायबा भी नहीं था। तो ये वही कमाल मियाँ हैं जो अजीज चचा के साथ आया करते थे, बड़ी लड़की अकीला बोली। मुझे अफसोस है कि बचपन की बेहतरी बातें याद नहीं रह गईं, फरीदी ने कहा। उसकी शिकायत ही नहीं, जमाना ही न जाने कहाँ से कहाँ जा पहुंचा। अकीला उसकी तरफ चाय की प्यालियों और पेस्ट्रियों की तश्तरी खिसकाती हुई बोली। जब तक अजीज चचा जिंदा रहे बराबर आना जाना रहा, इसके बाद सिलसिला ही खत्म हो गया। अल्लाह बख्शे अजीज चचा, ये बड़ी खूबियों के बुजुर्ग थे। फरीदी का दम घुटने लगा। उससे घरेलू किस्म की बातों से इख्तिलाज होने लगता था। अकीला अपनी छोटी बहन को मुखातिब करके बोली, और सुनो, अजीज चचा ने इन्हें 12 साल की उम्र में इंग्लैंड भेज दिया था और फिर 10 साल तक इनकी शक्ल नहीं देखी। हुक्म था कि एमए पास करने से कबल हिंदुस्तान नहीं आ सकते। फिर वो फरीदी से पूछने लगी, आखिर तुम्हें इस फैक्ट्री में क्या मज़ा मिलता है? अव्वल तो मेरे ख्याल से तुम्हें मुलाजमत की ज़रूरत ही नहीं थी, और अगर करनी ही थी तो किसी बड़ी जगह पर गए होते। इतनी तारीफें तुम्हारी अखबारात में छपती रहती हैं और अभी तक वही इंस्पेक्टर के इंस्पेक्टर। फरीदी हंसने लगा। बात ये नहीं, उसने चाय का घूंट लेते हुए कहा। मैं दरअसल अपनी जिद की वजह से अब तक इंस्पेक्टर हूँ। बड़े ओहदे हासिल कर लेने के बाद काम का मौका नहीं मिलता। बिल्कुल वही अजीज चचा की सी बातें, अकेला मुस्कुरा कर बोली और सूरत मिर्जा की तरफ देखने लगी। ठीक है, वो हजरत भी आए दिन एक नए खब्त में मुब्तला रहते थे। कभी जनूबी अमेरिका तशरीफ ले जा रहे हैं रबर की काश्त की तरबियत हासिल करने के लिए, और कभी मिस्र, और वजह पूछो तो मुस्कुरा कर कहेंगे कि क्यों न एक बार अहराम मिस्र की जियारत कर ली जाए। अच्छा भाई, अब तुम लोग बैठो, मैं तो चला। सहूलत मिर्जा चला गया। फरीदी बार बार जमीला की तरफ देख लेता था, जो उन बातों में कोई दिलचस्पी नहीं ले रही थी। अलबत्ता शकीला उससे कभी कभी पुरइश्तियाक अंदाज में देखने लगती थी। ऐसा मालूम हो रहा था जैसे वो भी उससे गुफ्तगू करने के लिए बेचैन है। थोड़ी देर के लिए खामोशी छा गई। जमीला कुछ उकताई हुई सी नजर आ रही थी। आखिर वो उठकर चली गई। तुम्हारे जख्मों का अब क्या हाल है? अकीला ने पूछा। मुझे क्या मालूम था कि ये तुम हो? अब्बा जान को इतना होश ही नहीं था कि वो कुछ बताते। आखिर तुम यदराज नगर ही की तरफ क्यों चले गए थे? नौकरों ने शायद तुम्हारे आदमियों से सुना था कि तुम उस शैतानी कुत्ते का पता लगाने गए थे। बात तो यही थी, फरीदी मुस्कुरा कर बोला। तो तुम इसी तरह अपनी जान हथेली पर लिए फिरते हो? वैसे मैं बड़ा डरपोक आदमी हूँ, लेकिन ऐसी बातों का पता लगाने को दिल चाहता है, फरीदी ने सिगार निकालते हुए कहा। अगर मैं यहाँ सिगार पीऊँ तो कोई हर्ज तो नहीं? भला इसमें हर्ज की क्या बात? अकीला शकीला की तरफ देखकर माने खेज अंदाज में मुस्कुराई। शुक्रिया, फरीदी सिगार का कोना तोड़कर उसे होठों में दबाता हुआ बोला। वो थोड़ी देर तक कुछ सोचता रहा, फिर यकबैक कहने लगा। जमीला साहिबा ने सचमुच रात मुझे डरा दिया था। बहरहाल मैं उस मजाक से देर तक महफूज होता रहा। मजाक? दफतन अकीला के चेहरे पर उदासी की गहरी तहें जम गईं। उसने आहिस्ता से कहा, यह मजाक नहीं था। मजाक नहीं था? फरीदी के लहजे में मसनूई हैरत थी। मजाक नहीं था, अकीला धीरे से बोली। ये हमारी ऐसी बदनसीबी है जिस पर 11 साल की उम्र से इसी किस्म के दौरे पड़ते हैं। मजाक नहीं था, अकीला धीरे से बोली। ये हमारी एक पुरानी बदनसीबी है, इस पर 11 साल की उम्र से इस किस्म के दौरे पड़ते हैं। दौरे?
हाँ दौरे, वो अपने होश में नहीं होती थी, लेकिन अब तो ये हाल है कि कस्बे के एक एक फर्द को उसकी इत्तला हो गई है। ये दौरे किस ये दौरे पड़ते किस तरह से हैं? फरीदी ने पुरख्याल अंदाज में पूछा। बस सोते सोते उठ बैठती है और उस किस्म की बातें करने लगती है जैसे तुम पिछली रात सुन चुके हो। और उन्हें अपनी पिछली जिंदगी बिल्कुल याद नहीं रहती? फरीदी ने पूछा। हाँ, वो सब कुछ भूल जाती है। हमसे कहती है कि तुमने मुझे क्यों कैद कर रखा है, और फिर वो उसी हालत में दोबारा सोए बगैर होश में ना आती होगी। फरीदी ने कहा। क्यों, क्या तुम उस मर्ज के बारे में कुछ जानते हो? यूं ही थोड़ा बहुत। इलाज किस किस्म का होता रहा? यूं ही थोड़ा बहुत। इलाज किस किस किस्म का होता रहा? सब कुछ करते थक गए हैं। मुल्क के नामों डॉक्टरों से मशवरे लिए गए, लेकिन सभी इस बात पर मुत्तफिक हैं कि जब तक मर्ज की वजह ना मालूम हो, मर्ज लाइलाज है। भला बताओ, हम उसकी वजह क्या जानें? फरीदी कुछ सोचता हुआ बोला। ये एक जहनी मर्ज है। वो या तो खुद ब खुद जाएगा, या फिर क्या उनकी शादी हो गई है? नहीं, और यही हमारी सबसे बड़ी बदनसीबी है। ये बात सारे अज़ा में मशहूर हो गई है कि जमीला पर जिन आते हैं, लिहाजा कहीं से बात ही नहीं आती। मुझे आप लोगों से हमदर्दी है, फरीदी मुतस्सफाना अंदाज में बोला। क्या आप बता सकती हैं कि वो किस किस्म की किताबें पढ़ती हैं? अंग्रेजी की मोटी मोटी किताबें। मुझे तो अंग्रेजी आती नहीं। उसने एफ.ए. तक पढ़ा है। वो दिन भर लाइब्रेरी में घुसी रहती है, उस वक्त भी वहीं किसी मोटी सी किताब में डूबी हुई होगी। फरीदी कुछ कहने ही जा रहा था कि अकीला का 10 साल लड़का जावेद बिगल बजाता हुआ घुस आया। जावेद, ये क्या बदतमीजी है? अकीला ने उसे डांटा। मम्मी, हम मार्च कर रहे हैं, लेफ्ट राइट लेफ्ट राइट लेफ्ट राइट। वो जमीन पर पैर मारने लगा। शकीला, जरा पकड़ो उस जानवर को। जावेद बिगल बजाता हुआ बाहर गया। मम्मी, हम भी बिगल लेंगे। एक 5 साल बच्ची उस पर लटकर ठिनकने लगी। गुस्सा पर इतनी है कि अब्बाजान भी उससे दबते हैं, अकीला राज़दाराना अंदाज में बोली। वरना डॉक्टरों ने उसे पढ़ने लिखने के लिए मना कर रखा है, वो किसी की सुनती ही नहीं। मम्मी, हम भी बिगल लेंगे, लड़की फिर मिनमुनाई। खा जाओ तुम लोग मुझे, अकेला झल्ला कर बोली। चलो इधर हटो, लड़कियां बिगल नहीं बजाती। जावेद तो कभी गुड़िया के लिए जिद नहीं करता। हाँ तो? वो फिर फरीदी की तरह मुखातिब हो गई। मगर बड़ी हैरत की बात है कि ना तो उसे होश की हालत में दौरे की बातें याद रहती हैं, और ना दौरे में होश की हालत की बातें। मम्मी बिगल, शकीला इसे ले जाओ वरना पीट कर रख दूंगी, अकीला ने बच्ची को परे धकेलते हुए कहा। फिर फरीदी से बोली। मेरी तो समझ में नहीं आता कि इसका क्या हशर होगा। दौरे की हालत में ऐसी ऐसी बातें अब्बाजान को कहती है कि तुम जालिम रोमनों के गुलाम हो, मुझे आज़ाद कर दो वरना तुम्हारे महल की ईंट से ईंट बच जाएगी। मिस्री हुकूमत तुम्हें अपने शिकारी कुत्तों से नुचवा डालेंगी। फरीदी सोच रहा था कि इस झक्की औरत से किस तरह पीछा छुड़ाए। उसकी बातें किसी काम की नहीं मालूम होती थी। उस एक के बाद दूसरी और दूसरी के बाद तीसरी जो बातें उसने करनी चाही थी, उनकी तरफ से उसने लाइल्मी जाहिर की थी। लिहाजा अब गैर मुताल्लिक बातों में उलझकर वो वक्त बर्बाद नहीं करना चाहता था। उसने रात ही को सोच लिया था कि आज भी यद राज गढ़ी का एक आध चक्कर जरूर लगाएगा, और उस कुत्ते का राज मालूम करने के लिए बुरी तरह बेचैन था कि किसी तरह निकल भागे। अचानक सूरत मिर्जा की आवाज़ सुनाई दी। आओ भाई फरीदी, तुम्हें एक दिलचस्प आदमी से मिलवाऊं। सूरत मिर्जा दरवाजे में खड़ा अकेला को घूर रहा था। फरीदी उठकर उसके करीब आया और फिर दोनों नशिस्त के कमरे में चले गए। ड्राइंग रूम में उसे एक कतई गैर दिलचस्प आदमी दिखाई दिया, जो एक सोफे पर उकड़ू बैठा ऊँग रहा था। भूरे रंग की घुंघराली दाढ़ी और सर पर बालों का एक बेहंगम सा गुच्छा था, वो भी कुछ इस किस्म का कि भूखी गाय उसे खुशक घास समझकर बेख्याली में उस पर एक आध बार मुंह जरूर मार सकती थी। वो भी कुछ इस किस्म का कि भूखी गाय उसे खुशक घास समझकर बेख्याली में उस पर एक आध बार मुंह जरूर मार सकती थी। उनकी आहट पर वो चौंका और नीमबाज आंखों से देखकर फिर ऊँगने लगा, लेकिन उसकी ये हालत देर तक कायम ना रही। जैसे ही वो सोफे के करीब पहुंचे, वो उछलकर खड़ा हो गया। मियाँ सौलत, अब पानी सर से ऊंचा हो गया है। वो यार जरा देखो तो, मेन साहब का लौंडा मुझे चोंच दिखाता है। कसम है अल्लाह की, न जाने क्या क्या समझकर छोड़ देता हूँ। और जो मेन साहब से शिकायत कीजिए तो भार सा मुंह खोलकर कहते हैं कि बच्चा है, होगा बच्चा बच्चा। मियाँ जिस दिन गुस्सा आ गया
ज़मीन और आसमान के खिलावे मिलाकर रख दूंगा। मियाँ सौलत, अब पानी सर से ऊंचा हो गया है। वो यार ज़रा देखो, देखो तो, बबन साहब का लड़का मुझे चोंच दिखाता है। कसम है अल्लाह की, न जाने क्या समझ कर छोड़ देता हूँ। और जो बबन साहब से शिकायत कीजिए तो वो फाड़ सा मुंह खोल कर कह देते हैं कि बच्चा है, होगा बच्चा बच्चा। मियाँ जिस दिन गुस्सा आ गया, ज़मीन और आसमान के खिलावे मिलाकर रख दूंगा। ज़रूर ज़रूर भाई साहब, सौलत मिर्ज़ा संजीदगी से बोला। इनसे मिलिए, ये हैं अपने नवाब अजीज़ुद्दीन खान के साहबजादे अहमद कमाल फरीदी। और आप हकीम अरसलानूस, बड़े पाए के हकीम हैं। अमा वही अजीज़ुद्दीन खान जिन्होंने राजा सांगर के पागल हाथी को गोली मार दी थी? उसने पूछा। वही वही। अच्छा तो आओ मियाँ बैठो, वो एक तरफ सरकता हुआ बोला। ये तुम्हारे सर पर पट्टी कैसी बंधी हुई है? चोट आ गई है, फरीदी ने सादतमंदी से कहा और उसके करीब ही बैठ गया। सौलत मिर्ज़ा दूसरे सोफे पर टिक गया। क्या लगाया है? मालूम नहीं, मेरी बेहोशी की हालत में डॉक्टर ने बैंडेज की थी। बैंडेज किया यानी कि पट्टी बांधी थी? तो गया अंग्रेजी में पट्टी बांधी। उसने एक ठनठनाता हुआ कहकहा लगाया। अरे मियाँ गोमी बांधी, अरे मियाँ गोमी बांध, गोमी, एक दिन में जख्म भर जाएगा। गोमी क्या? हा हा, पूछते हैं गोमी क्या? भाई सौलत, तुम ही बताओ गोमी क्या चीज़ है? भला मैं क्या जानूं? सौलत मिर्ज़ा मुस्कुरा कर बोला। चलो तुम भी यूं ही निकले। अरे मियाँ, गोमी एक बूटी है जिसकी हर 4 पत्तियों के ऊपर सब्ज रंग की एक गेंद होती है। उसमें बेशुमार सुराख से सफ़ेद रंग का एक फूल निकलता है। अभी चलो मैं तुम्हें ये बूटी पहुंचवा दूं। सोने के भाव बिकने वाली बूटी है, क्या समझे? वो और न जाने क्या क्या कहता रहा। दफतन फरीदी की नज़र पुष्ट की तरफ उठ गई। अकीला का लड़का हाथ में बिगल लिए खड़ा था। उसने अपने होठों पर उंगली रखकर फरीदी को खामोश रहने का इशारा किया। सूरत मिर्ज़ा भी आड़ में थे। जावेद आहिस्ता आहिस्ता अपना बिगुल हकीम अरसलानूस के कान के करीब लाया और फिर जोर की फूंक मारी और वो चीख कर उछल पड़ा। लेकिन कबल इसके कि वो पलटता, जावेद कमरे से जा चुका था। सूरत मिर्ज़ा भी गड़बड़ाकर खड़ा हो गया। उसके चेहरे पर संजीदगी से लिपटी हुई शर्मिंदगी के आसार थे। हकीम अरसलानूस सोफे की से जस्त लगाकर फर्श पर आया और सूरत मिर्ज़ा को मुक्का दिखाकर कहने लगा। मैं सब समझता हूँ, यह अकीला के लौंडे की शरारत है। मैंने इसके हाथ में बिगुल देखा था, खैर समझ लूँगा। अरे भाई साहब, आप ही ने तो लड़कों को सर पर चढ़ा रखा है, मिर्ज़ा ने पुरशिकायत लहजे में कहा। अमा तो लड़कों को लड़का ही रहना चाहिए, दादा न बन जाना चाहिए। खैर खैर, देख लूँगा। अरे तो चलिए कहीं बैठिए ना, सूरत मिर्ज़ा ने कहा। जी नहीं, मैं उल्लू नहीं हूँ, मरने के बाद मुझे कदर मालूम होगी। मियाँ यूनान में पैदा हुआ होता तो लोग मेरा बुत बनाकर पूछते। मिर्ज़ा रोकता ही रहा लेकिन अरसलानूस उठकर चला गया। आपने क्या नाम बताया था इनका? फरीदी ने पूछा। सौलत मिर्ज़ा हंसने लगा। नाम तो मोहम्मद हुसैन है, लेकिन ये खुद को हकीम अरसलानूस कहलवाते हैं। सौलत मिर्ज़ा ने कहा। यूनानी उलूम के मुताले ने उनका दिमाग उलट दिया। ख़ास तौर पर फ़िलसफ़ा उनका पसंदीदा मज़मून रहा है। थेलस से लेकर अरस्तू तक शायद ही कोई ऐसा फ़िलसफ़ी हो जिसके कारनामों का उन्होंने अमीर मुताला ना किया हो। कैल्पियो ने उन्हें ख़ास तौर पर मुतासिर किया है। फरीदी के माथे पर सिलवटें उभर आईं। आपकी लाइब्रेरी भी बड़ी शानदार होगी, उसने कहा। अक्सर वालिद साहब की ज़ुबानी उसका तज़किरा सुन चुका हूँ। शानदार किया, हाँ किताबें काफ़ी हैं। मैंने अरसे से उधर का रुख भी नहीं किया। न जाने ये क्या बात है, क्या पढ़ने पढ़ाने में दिल ही नहीं लगता। सिर्फ जमीला फुर्सत के लम्हात में ज़्यादातर वहीं घुसी रहती है। आपने उन्हें किसी साइको एनालिस्ट को नहीं दिखाया? फरीदी ने थोड़ी देर बाद पूछा। सौलत मिर्ज़ा बेख्तियार चौंक पड़ा। अभी अंदर यही बात हो रही थी, फरीदी ने सिलसिला कलाम जारी रखते हुए कहा। वो दरअसल पिछली रात को दौरे की हालत में हमारे कमरे में आ गई थी। उस गुफ्तगू से कबल मैं ये समझता रहा कि शायद उन्होंने मजाक किया था। अब क्या बताऊं? सूरत मिर्ज़ा मुज़महिल आवाज़ में बोला। उसकी फिक्र मुझे घुन की तरह खाए जा रही है। पहले तो खैर दौरे ही पड़ते थे, मगर इधर कई दिनों से। अब क्या बताऊं? मेरे अलावा शायद अभी घर का कोई और फर्द नहीं जानता। अभी बात यहीं तक पहुंची थी कि बाहर कुछ शोर सुनाई दिया। बिगल की पै दर पे आवाज़ों के साथ ही किसी बच्चे की चीखें भी सुनाई दे रही थीं। ये दोनों घबराकर बरामदे में निकल आए। अरसलानूस जावेद को अपनी गिरफ्त में जकड़ कर उसके कान से बिगल लगाए फूंकों पर फूंके मार रहा था।
बमुश्किल तमाम उन्होंने उसे छुड़ाया और सूरत मिर्ज़ा ने जावेद को भरपूर चांटा रसीद किया। वो रोता हुआ अंदर भाग गया। आप भी बच्चों के साथ बच्चे बन जाते हैं। सूरत मिर्ज़ा के लहजे में झुंझलाहट थी। तुम्हारा ये चांटा मेरे गाल पर पड़ा है, इसे याद रखना, अरसलानूर सर्द लहजे में बोला। आपके गाल पर? फरीदी ने मुस्कुराकर कहा, मगर नवाब साहब ने बच्चे को मारा है। गुस्सा तो मुझ पर आया था, अरसलानूस बोला, लिहाजा वो थप्पड़ दरअसल मेरे ही गाल पर पड़ा है। सूरत मिर्ज़ा अंदर चला गया। अरसलानूस से गिर्द फरीदी के दोस्त इकट्ठा हो गए थे। उनमें से खुसूसन सार्जेंट हमीद अरसलानूस को बड़ी तवज्जो और दिलचस्पी से देख रहा था। क्यों साहब, क्या मैं तमाशा हूँ? अरसलानूस उन्हें मुखातिब करके बोला। जी हाँ, हमीद संजीदगी से बोला, और मैं ये सोच रहा हूँ कि उस तमाशे के पैसे कौन वसूल करेगा। क्या बकवास है, अरसलानूस भसना कर बोला। कसम है अल्लाह की, अगर उस कस्बे के होते तो नाश्ता बंद कर देता। हमीद, क्या बेहूदगी है, फरीदी ने उसे डांटा। फिर हकीम अरसलानूस को मुखातिब करके कहने लगा, हकीम साहब, मैं आपके रुतबे से वाकिफ हूँ, मुल्क में कोई आपकी टक्कर का नहीं, मैं दिल से आपकी कदर करता हूँ। वल्लाह, तुम मोमिन हो, अरसलानूस पुरजोश अंदाज में उसका शाना थपकता हुआ बोला। और मेरे लिए क्या इरशाद होता है जनाब? हमीद आगे बढ़कर बोला। दज्जाल, तो बस ईमान ले आइए मुझ पर, हमीद ने संजीदगी से कहा, वरना आरे से चिरवा कर दोबारा जिंदा कर दूंगा। कसम है अल्लाह की, भेजा फाड़ दूंगा, अरसलानूस उसकी तरफ लपका, लेकिन फरीदी बीच में आ गया। जाने भी दीजिए हकीम साहब, बच्चों को माफ कर देते हैं। ये बच्चा है, अगर बच्चा है तो अपनी माँ का दूध पीकर दिखाए, अरसलानूस गरजा। अब ओ बकलंदूस, जुबान संभाल के, हमीद भी आगे बढ़ा। बकलंदूस, उसने बच्चों की तरह कहकहा लगाकर कहा, जाहिल कहीं के, यूनान में कोई बड़ा आदमी बकलंदूस नाम का नहीं गुजरा, तुम भूल रहे हो, शायद तुम्हारी मुराद जाली नूस से है। हमीद, फरीदी ने उसे फिर डांटा और हमीद ने खामोशी इख्तियार कर ली। फरीदी उसे इधर उधर की बातों में लगाकर फाटक तक छोड़ आया और अरसलानूस उसे अपने घर आने की दावत देकर रुखसत हो गया। ये कौन जंगली था? हमीद ने फरीदी से पूछा। एक खप्ती, फरीदी ने कहा, और उसके मुतालिक उसे जो कुछ मालूम था बता दिया। आदमी इस काबिल है कि इसे दिलचस्पी का मशगला बनाया जा सके, हमीद ने कहा। इतने में अशरफ वगैरह भी आ गए और फरीदी पर उसी वक्त यहाँ से रवाना हो जाने पर जोर डालने लगे। लेकिन फरीदी कुछ और सोच रहा था। वो पिछली रात को यूं ही बिला मकसद खतरे में नहीं पड़ा था। उसने फिलहाल ये कहकर उन्हें खामोश कर दिया कि वो सूरत मिर्ज़ा से मशवरा किए बगैर कुछ नहीं कह सकता, क्योंकि वो उनका मेहमान खुसूसी था। ये बहस हो रही थी कि एक नौकर ने आकर फरीदी से कहा, सरकार सरकार आपको लाइब्रेरी में याद कर रहे हैं। फरीदी हमीद को रुकने का इशारा करके उसके साथ चला गया। सूरत मिर्ज़ा की अधूरी बात रहकर जहन में चुभ रही थी। वो कौन सी बात थी जिसके मुताल्लिक उसके अलावा घर के किसी फर्द को इल्म नहीं था? लाइब्रेरी में उसे जमीला भी दिखाई दी, जो एक गोशे में खड़ी खिड़की के करीब बाप की तरफ पुश्त किए बैठी थी। ये एक काफ़ी तवील और अरीस कमरा था। चारों तरफ बड़ी बड़ी अलमारियां थीं जिनमें किताबें चुनी हुई थीं। दरमियान में एक बड़ी मेज़ थी जिसके गिर्द गद्देदार कुर्सियां थीं। उसके अलावा भी छोटी छोटी मेज़ें और थीं। बहरहाल वो सारा फर्नीचर मौजूद था जो किसी जदीद तर्ज के रीडिंग रूम के लिए ज़रूरी हो सकता है। फरीदी की आहट पर जमीला चौंक कर मुड़ी और उठकर खड़ी हो गई। उसके चेहरे का तीखापन कुछ और वाज़ा हो गया था। फरीदी उसे कनखियों से देखता हुआ सूरत मिर्ज़ा की तरफ मुतवज्जा हो गया, जो एक सोफे पर नीम दराज किसी किताब पर गर्दपोश चढ़ा रहा था। जमीला ने हाथ में दबी हुई किताब अलमारी में रख दी और बाहर चली गई। फरीदी ने वो जगह नोट की जहाँ किताब रखी गई थी और इधर उधर देखकर बोला, वाकई शानदार है, अगर इजाज़त हो तो मैं एक नज़र डाल लूँ? ज़रूर भाई ज़रूर, सूरत मिर्ज़ा उठता हुआ बोला। फरीदी एक एक अलमारी का जायज़ा लेता हुआ उस अलमारी के करीब आया जिसमें जमीला ने किताब रखी थी। उस दौरान में सूरत मिर्ज़ा उसे जमीला के मुतालिक बता रहा था। फरीदी ने वो किताब अलमारी से निकाली और वरख गर्दानी करने लगा। दफतन उसके होठों पर अजीब किस्म की मुस्कुराहट फैल गई। सूरत मिर्ज़ा कह रहा था, अब एक बिल्कुल ही नई बात होने लगी है जिसका मतलब मेरी समझ में नहीं आता। सख्त उलझन में हो कि तुम इस तरह गैर मुतवक्का तौर पर इधर आ निकले। फरीदी मेज़ पर किताब रखकर इस्तिफ़हामिया अंदाज में सूरत मिर्ज़ा की तरफ देखने लगा। मुमकिन है कि तुमने पिछली रात को अंदाज़ा लगाया हो कि वो ज़्यादातर कदीम यूनान, रोम और मिस्र की बातें करती है। कतई, और मैं उसी के मुतालिक सोचता भी रहा हूँ। इस वक्त वो मसला भी हल हो गया।
क्या? सूरत मिर्ज़ा ने पुरइश्तियाक लहजे में पूछा। जो कुछ वो दिन भर पढ़ती हैं वही दौरे की हालत में उनकी ज़ुबान पर होता है, फरीदी ने कहा। ठीक है, वो ज़्यादातर रोम, यूनान और मिस्र की कदीम तारीख का मुताला करती है, लेकिन दूसरी बात। सूरत मिर्ज़ा दफ़तन खामोश हो गया। उसके चेहरे पर शदीद उलझन के आसार पैदा हो गए थे। ऐसा मालूम हो रहा था जैसे वो कुछ कहना चाहता हो, उसके लिए या तो मुनासिब अल्फाज तलाश कर रहा है या फिर कहने ही में उसे तामुल है। फरीदी मेज़ के कोने पर टिक कर पुरख्याल अंदाज में उसकी तरफ देखने लगा। भाई किस तरह कहूँ, जुबान नहीं खुलती, सूरत मिर्ज़ा ने खुद से उकता कर कहा। अगर कोई अहम बात है तो ज़रूर बताइए, वो मुश्तकी महदूद रहेगी, फरीदी आहिस्ता से बोला। अहम से भी ज़्यादा है, लेकिन तुम मुझे क्या समझोगे? फरीदी फिर उसे अजीब नज़रों से देखने लगा। दरअसल इश्तियाक के साथ साथ ही उकताहट भी उसके जहन के किसी गोशे से उभर रही थी। मैं आपका मतलब नहीं समझा, उसने कहा। भाई अगर तुम रात को अपने यहाँ कुछ अजनबियों को देखो और उनका कुछ बिगाड़ ना सको तो लोग तुम्हें क्या कहेंगे? सूरत मिर्ज़ा ने बेढंगेपन के साथ कहा। बीमार या बुज़दिल, फरीदी मुस्कुराकर बोला। लेकिन जिन हालात में मुझे इस किस्म का इत्तेफाक हुआ है, आपको अभी तक हम सब उसे एक जहनी बीमारी ही समझते रहे थे। सूरत मिर्ज़ा कुछ सोचता हुआ बोला। मगर इधर कुछ दिनों से, वो फिर कहते कहते रुक गया और फरीदी को एक बार फिर झुंझलाहट के दबाकर चेहरे पर नरमी के आसार पैदा करने पड़े। मैं अपने घर में कई रातों से कुछ अजनबियों को देख रहा हूँ, सूरत मिर्ज़ा ने गला साफ करते हुए कहा। लेकिन वो उस दुनिया के आदमी नहीं मालूम होते। क्या मतलब? फरीदी चौंक कर बोला। वो उसी दुनिया और उसी ज़माने के आदमी मालूम होते हैं जिसका तज़किरा जमीला दौरे की हालत में करती है। फरीदी मुतहय्यराना अंदाज में उसकी तरफ देखने लगा और सूरत मिर्ज़ा बोलता रहा। उनका लिबास यूनान या रोम के कदीम सिपाहियों का सा होता है। सर पर लोहे के चमकदार खूद, हाथों में नेज़े और मुस्ततील ढालें, गर्दन से कमर तक जरहें, टखनों से घुटनों तक कसे हुए सियाह सैंडलों के तस्मे, टखनों से घुटनों तक कसे हुए सियाह सैंडलों के तस्मे। फरीदी ने बेख्याली में वो सिगार खिड़की के बाहर फेंक दिया जो अभी सुलगाया था। आपने उन्हें पकड़ने की कोशिश नहीं की? फरीदी ने आहिस्ता से कहा। इसी किस्म के सवालात के खौफ से मैंने इसका तज़किरा किसी से नहीं किया, सूरत मिर्ज़ा ने कहा। उन्हें देखकर खून रगों में मुंजमद से होता मालूम होता है। ये मैं अपने ज़ाती तजर्बे की बिना पर कह रहा हूँ। मैं उन्हें 3 बार देख चुका हूँ। उनके चेहरे के गिर्द एक अजीब किस्म की रोशनी होती है, आंखें अपने हलकों में जमी जमी सी मालूम होती हैं, और सबसे ज़्यादा हैरत अंगेज़ बात यह है कि वो उसी वक्त दिखाई देते हैं जब जमीला पर दौरा पड़ता है। तो फिर वो कल रात को भी दिखाई दिए होंगे? फरीदी ने पूछा। मैं कुछ नहीं कह सकता क्योंकि कल रात मुझे होश नहीं था। तो क्या वो जमीला के पास आते हैं? हाँ, जमीला उनसे इस तरह गुफ्तगू करती है जैसे वो उन्हें जानती हो। किस किस्म की गुफ्तगू? वही ऊट पटांग जो तुमने पिछली रात को सुनी होगी, यानी मुझे यहाँ से रिहाई दिलाओ, ज़फूरस की फौजें अब कहाँ लड़ रही हैं, उससे जल्द मेरे पास पहुँचना चाहिए, वगैरह वगैरह। वो क्या कहते हैं? फरीदी ने बेचैनी से पूछा। कुछ नहीं, उनके सिर्फ होंठ हिलते हैं, आवाज़ें नहीं निकलती, हाथों के इशारे करते हैं। जमीला को सारे घर में टहलाते फिरते हैं, कभी पाएं बाग में जाते हैं और कभी जानवरों के अस्तबल की तरफ। ऐसा मालूम होता है जैसे वो कोई चीज़ तलाश करते फिर रहे हैं। मैं छुप छुप कर उनका पीछा करता रहता हूँ, लेकिन ना तो उसकी हिम्मत पड़ती है कि नौकरों को जगाऊं और ना यही कर सकता हूँ कि उन्हें ललकारूं। आपके चौकीदारों ने तो उन्हें देखा ही होगा? फरीदी ने पूछा। मेरे यहाँ कभी कोई चौकीदार नहीं रहा, ना मैं कुत्ते पालता हूँ और ना चौकीदार रखता हूँ। मैं जानता हूँ कि ना तो मेरे यहाँ चोरी हो सकती है और ना डाका पड़ सकता है। उन लोगों का जमीला के साथ क्या रवैया है? वही जो गुलामों का मालिक के साथ होता है, सोलत ने कहा। वो उसे देखकर ताज़ीमन झुकते हैं, अपने नेज़ों की अनिया ज़मीन पर टेक देते हैं, फिर वो उन्हें झंझोड़ती है, उनसे अपने सवालात का जवाब चाहती है, लेकिन वो बुत बने खड़े रहते हैं। अलबत्ता उनके होंठ हिलते हैं और जमीला पागलों के अंदाज में कहती है कि वो उनकी आवाज़ क्यों नहीं सुन सकती, क्या वो बहरी हो गई है? तो आपने उन्हें बोलते नहीं सुना? नहीं। और वो अंदाज से किसी चीज़ की तलाश में सरगिर्दा मालूम होते हैं? हाँ, सूरत मिर्ज़ा ने जवाब दिया। वो क्या चीज़ हो सकती है? फरीदी ने पुरख्याल अंदाज में कहा। भला मैं क्या जानूं? बहरहाल आपने उससे क्या नतीजा अख्ज़ किया है? भाई क्या बताऊं, कुछ कहते सुनते नहीं बन पड़ती।
अब से कुछ दिन कबल मैं उसे जहनी बीमारी समझता था, लेकिन अब। सूरत मिर्ज़ा खामोश हो गया। चंद लम्हे बाद फरीदी को गौर से देखता हुआ बोला, मगर अब ये समझने पर मजबूर हूँ कि यह वाकई कोई आसिफी खलल है। शायद आप उन रोमियों या यूनानियों की बिना पर कह रहे हैं। फरीदी ने मुस्कुरा कर कहा, क्यों, क्या तुम्हारी राय इससे मुख्तलिफ है? अभी मैंने कोई राय कायम ही नहीं की, फरीदी सिगार सुलगाता हुआ बोला। लेकिन मुझे इस किस्म के भूतों और प्रेतों का बारहा तजर्बा हो चुका है। अगर मेरी नज़र में उनकी कोई अहमियत नहीं रह गई मसलन एक तो वही आपका रिवायती कुत्ता। अगर अचानक दीवार ना गिर पड़ी होती तो। शाम बड़ी खुशगवार थी। दिन भर की तेज धूप के बाद शबक की छाँव जिंदगी अफरोज मालूम हो रही थी। मुतला साफ था। अगर गढ़ों और तालाबों में कीचड़ और पानी ना होता तो ये कहना दुश्वार था कि एक दिन कबल एतदाल से ज्यादा बारिश हो चुकी है। फरीदी के सारे दोस्त और नौकर जा चुके थे। हमीद ने भी वापस जाने के लिए बड़ा जोर मारा था, लेकिन फरीदी के आगे एक न चली। उससे अजीब और गरीब कुत्ते के मुताल्लिक़ मालूमात बहम पहचाने का इश्तियाक ज़रूर था, लेकिन वो खामखा खतरे में नहीं पड़ना चाहता था। दूसरे लोगों से छानबीन के बाद उसे यकीन हो गया था कि वो उस दुनिया की चीज़ नहीं है। जाहिर है कि जो आवाज़ सदा साल से सुनी जा रही हो, उसके लिए सर मारना हिमाकत नहीं तो और क्या है। वो सोच रहा था कि इससे पहले भी सैकड़ों जवान मर्दों ने उस रात से पर्दा उठाने की कोशिश की होगी। खुद नवाब सूरत मिर्ज़ा से उसे मालूम हुआ था कि एक बार चंद अंग्रेज उस मीनारे पर चढ़े थे और उन्होंने काफ़ी दिनों तक इधर उधर हाथ पैर भी मारे, लेकिन कोई कायदे की बात ना मालूम हो सकी और फिर मीनार का दरवाज़ा ही बंद कर दिया गया। क्योंकि उस घड़ी को तारीखी अहमियत हासिल थी, इसलिए अक्सर आसार कदीमा से दिलचस्पी रखने वाले उसे देखने के लिए आते रहते थे। और एक बार तो उसकी खुदाई भी हुई थी। हमीद करता भी क्या, हाथ पैर मारने के अलावा कर भी क्या सकता था, और उसका अंजाम भी खुद उसके हाथों में नहीं था। वो अच्छी तरह जानता था कि फरीदी अपना इत्मीनान किए बगैर यहाँ से नहीं जा सकता। उस वक्त वो दोनों कोठी के उकबी पार्क में बैठे शिपक में तहलील होती हुई सुर्खियों की तरफ देख रहे थे। हमीद को हैरत हो रही थी कि सूरत मिर्ज़ा इस कस्बे में रहकर किस तरह आला मियार की ज़िंदगी बसर कर रहा है। उसे ऐसा महसूस हो रहा था जैसे वो इंग्लैंड के किसी बड़े आदमी के खानगी पार्क में बैठा हो। यहाँ लॉन पर कई जगह कद्दे आदम मुजस्मे नस्ब थे। फन में ज़्यादातर यूनान और रूम के कदीम संग तराशी के नमूने थे, जिन्हें मौजूदा दौर के अच्छे फनकारों ने तराशा था। सूरत मिर्ज़ा को भी शायद मुर्दा तहजीबों से बड़ी दिलचस्पी है, फरीदी ने कहा। गालबन वो दोनों बेग वक्त एक ही बात सोच रहे थे। हमीद ने पुरख्याल अंदाज में गर्दन हिलाई। हकीकत तो यह है कि वो बड़ी देर से खुद को पोस कर रहा था, वरना खुसूसियत से आज के दिन उसे फरीदी की बातें जहर लग रही थी। अब अगर उस सिलसिले में उसकी बेटी का दिमाग उलट जाए तो ये ताज्जुब की बात नहीं, फरीदी ने सिगार सुलगाते हुए कहा। फिर हमीद की तरफ देखने लगा। होगा होगा, मुझे क्या, हमीद बेजारी से बोला। उसे हजारों साल के मुर्दे चलते फिरते दिखाई देते हैं। इस पूरे कस्बे ही पर खुदाई मार नजर आती है, हमीद ने मुंह बनाकर कहा। हो सकता है आज वो मुर्दे हमें भी दिखाई दे। क्या मतलब, हमीद चौंक कर बोला। मुर्दे नहीं समझते? मीम रे पेश मुर दाल ये जेर दे, मुर्दे। फरीदी उसके कंधे पर हाथ रखकर झुकता हुआ बोला। हमीद उसे हैरत ज़दा नजरों से देख रहा था। तुमने अक्सर तवारीख की किताबों में कदीम ज़माने के रोमन या यूनानी सिपाहियों की तस्वीरें देखी होंगी। हो सकता है आज तुम उन्हें गोश्त पोस्ट में देखो। तुमने अक्सर तवारीख की किताबों में कदीम ज़माने के रोमन या यूनानी सिपाहियों की तस्वीर देखी होंगी। हो सकता है आज तुम उन्हें गोश्त पोस्ट में देखो। यानी क्या तुम्हें याद नहीं? फरीदी अपनी जेब में सिगार टटोलता हुआ बोला। कल रात को वो अपने सिपाहियों का तस्करा कर रही थी। हमीद के होठों पर एक जहरीली मुस्कुराहट फैल गई। मेरा ख्याल है कि आप पर भी जिन आने वाले हैं, हमीद ने कहा। वो अपने होश में कब थी? तो मैं कब कहता हूँ कि वो होश में थी? फरीदी ने हंसकर कहा, और फिर उसने वो सारी बातें दोहरा दी जो उसके और सूरत मिर्ज़ा के दरमियान हुई थी। तो यूं कहिए ना कि इस बार आमलेट ही बन जाएगा अपना, हमीद ने अपने पाइप में तंबाकू भरते हुए कहा। लेकिन उस बेचारे कुत्ते का क्या होगा जो सदा साल से आपकी याद में गिरियाजारी कर रहा है? इसे भी देखेंगे, फरीदी बोला। अच्छा जनाब, अब मुझे तो बख्श ही दीजिए। मेरी हड्डियां काफ़ी मुलायम है और गोश्त भी कुछ ऐसा सख्त नहीं। अगर कहीं इस बार ये हवेली टूट पड़ी तो मेरे
कपड़े धोबी ही के यहाँ पड़े रह जाएंगे। फिक्र मत करो, फरीदी संजीदगी से बोला। मैं उन्हें मंगवाकर मोहताजों को तकसीम करा दूंगा और मेरा सारा कर्ज भी आप ही अदा करेंगे। चलो ये भी मंजूर। अच्छा तो एक इस्तदा है आपसे। फरमाइए, फरीदी ने होंठ खींचकर कहा। आज की रात मुझे जी भर का सो लेने दीजिए। मरने से पहले सोने की ख्वाहिश गौर तलब है, मैं पागल हो जाऊंगा। बाज़ लोग मरने से कब्ल अमूमन हो जाया करते हैं। ऐसी कोई तशवीशनाक बात नहीं, ऐसी कोई तशवीशनाक बात नहीं, ऐसी कोई तशवीशनाक बात नहीं। खैर देखा जाएगा, हमीद ने कहा और खड़ा हो गया। उसी के साथ फरीदी भी उठा। हमें आज रात को बहरहाल जागना है, उसने कहा। हमें नहीं, मुझे कहिए, हमीद दांत पीस कर बोला। देखता हूँ कि मुझे दुनिया की कौन सी ताकत सोने से रोकती है। वही ताकत है जिसने कल रात को मुझे तुम्हारे कमरे में आराम कुर्सी पर सुला दिया था। शायद आप ये समझते हैं कि मैं उस लड़की से डर गया हूँ। लड़की हूँ? नहीं भाई, तुम तो यूं ही मेरा दिल खुश कर रहे थे, फरीदी ने मुस्कुराकर कहा। खैर चलते रहो, चलो हकीम अरसलानूस से मिलते आए। कौन? वही खप्ती? खैर चलिए, थोड़ी कोफ ही दूर होगी। वो दोनों अरसलानूस के बताए हुए पते पर रवाना हो गए और फिर जब कस्बे वालों ने अरसलानूस के मकान के सामने दो अजनबियों को देखा तो उन्हें बड़ी हैरत हुई, क्योंकि उनकी नज़रों में अरसलानूस ऐसा आदमी नहीं था जिससे मॉडर्न और अप टू डेट किस्म के लोग दिलचस्पी ले सकें। फरीदी और हमीद एक कदीम तर्ज की इमारत के सामने खड़े थे, जिसमें एक काफ़ी बुलंद सदर दरवाज़ा था और दरवाजे के ऊपर बने हुए साइबान में अबाबीलों के घोंसले लटक रहे थे, जिनमें शोर मचाती ही अबाबीलें घुस रही थीं। शाम की हल्की नीलगी स्याही में ये इमारत कुछ पुरस्कार सी मालूम हो रही थी। थोड़ी देर बाद एक आदमी बाहर निकला जो गालिबन अरसलानूस का नौकर था। उसकी आंखें कुछ चुंधियाई हुई सी लग रही थीं। हमीद को न जाने क्यों ऐसा महसूस हुआ जैसे कोई चमगादड़ उजाले में हका दी गई हो। उसने उन्हें अपने साथ आने का इशारा किया। अंदर घुसते ही अबाबीलों की बिट की बदबू ने उनका दिमाग खराब कर दिया और वो नाकों पर रुमाल रखे दहलीज से गुजरकर सहन में निकल आए। सहन काफ़ी वसी था और सहन के गिर्द बने हुए चबूतरों पर चारों तरफ बड़े बड़े कावक रखे हुए थे, जिनसे कबूतरों की गुटरगू की आवाज़ें निकल रही थीं। कुछ कबूतर अभी तक ऊपर ही बैठे ऊँग रहे थे और कुछ अपने पर फड़फड़ाते हुए खानों में घुस रहे थे। कुछ दीवारों पर थे जिन्हें एक नौकर तरह तरह की आवाज़ें निकाल कर नीचे बुला रहा था। फरीदी और हमीद के साथ वाले नौकर ने दाहिनी तरफ के दालान की सिमत इशारा किया, जिसके अंदर धुंधली धुंधली सी रोशनी फैली हुई थी। अरसलानूस उनके खैर मकदम के लिए बाहर निकल आया था। उसने हल्के नारंगी रंग का टखनों तक लंबा कुर्ता पहन रखा था। पैरों में बड़े बालों वाली लोमड़ियों की खाल के जूते थे। ऐसा मालूम होता था जैसे उसने बड़े बड़े बालों के ढेर में अपने पैर गाड़ रखे हों। उस वक्त उसके सर के बालों का गुलदस्ता ऊपर उठे होने के बजाय चारों तरफ फैल गया था। आओ यार आओ, मैं तो समझता था कि तुम नहीं आओगे, हकीम अरसलानूस ने मुस्कुराकर कहा। क्यों, ये आप क्यों समझते थे? फरीदी ने कहा। भाई बात यह है कि मेरे पास दिखावे का ठाट बाट नहीं है। तो आप मुझे इतना तंग नज़र समझती हैं? फरीदी ने मुस्कुराकर कहा। नहीं नहीं, तुम्हारा बाप भी बड़ा आली ज़र्फ था, अरसलानूस ने कहा और हमीद को घूरने लगा। ये मेरे अजीज तरीन दोस्त मिस्टर हमीद हैं। अजीज तरीन? भला तुम जैसे संजीदा आदमियों के साथ नालायकों का क्या काम? हमीद ने भिन्ना के फरीदी का शाना दबोच लिया। वो उन्हें दालान में ले आया। यहाँ कई बड़े बड़े पलंग पड़े हुए थे, जिनमें से कुछ पर किताबों का ढेर नजर आ रहे थे। एक तरफ पीतल का एक बड़ा सा समावर रखा हुआ था। वो दोनों एक पलंग पर बैठ गया और अरसलानूस समावर के करीब खड़ा हो गया। मैं तुम्हें देसी ही चाय पिलाऊंगा, जैसा मैं खुद पीता हूँ, उसने कहा। कैसी चाय पीते हैं आप? हमीद ने बेतकल्लुफाना अंदाज में पूछा। बगैर दूध की, और चाय की पत्तियों के बजाय लखनऊ का खमीरा इस्तेमाल करते हैं, हमीद ने तंज़िया अंदाज में कहा। देखा तुमने? हकीम अरसलानूस ने फरीदी से पुरशिकायत लहजे में कहा। तुम हकीम साहब के रुतबे से वाकिफ नहीं, फरीदी ने हमीद से कहा। अपने अल्फाज वापस लो। उसने हमीद को इशारा किया और हमीद को उलझन होने लगी कि आखिर उस खप्ती में दिलचस्पी लेने की क्या वजह हो सकती है। मैं अपने अल्फाज वापस लेता हूँ, उसने बेदिली से कहा। अखलाक का तकाजा यही होना चाहिए, हकीम अरसलानूस ने संजीदगी से कहा। और हमीद ये महसूस किए बगैर ना रह सका कि वो उस वक्त एक इंतहाई पुरस्कार आदमी से हम कलाम है, क्योंकि उसने उसे आज ऐसी ही हालत में देखा था जिसे बात संजीदा किस्म के बच्चे भी बर्दाश्त नहीं कर सकते।
मगर कुछ लोगों को दूसरों को दुख पहुंचाकर ही लिज्जत हासिल होती है। अरसलानूस ने फिर कहा, इंसानी ज़िंदगी की मंजिल के हुसूल में लिज्जत ज़रूर है, लेकिन उसके साथ ही साथ हमें ये भी देखना चाहिए कि हम दूसरों को हुसूल लिज्जत से महरूम तो नहीं कर रहे हैं। आप दुरुस्त कह रहे हैं, फरीदी जल्दी से बोला। तुम्हें फ़िलसफ़े से दिलचस्पी है? काफ़ी ज़्यादा, फरीदी ने जवाब दिया। वो बड़े गौर से उसके चेहरे का जायज़ा ले रहा था। आब तौरेत के मुताल्लिक़ क्या ख्याल है? अरसलानूस ने कहा और झुककर चाय दानी में समावर से गर्म पानी डालने लगा। आब तौरेत, फरीदी ने हिचकिचाहट के साथ कहा। बात दरअसल ये है कि मैंने फ़िलसफ़ा अंग्रेज़ी में पढ़ा है। वीम करातेस का नाम सुना है? क्यों नहीं, वो आब तौरेत का इमाम समझा जाता है। ओह, तो शायद आप आब तौरेत से एक्सप्रेशनिज़्म मुराद है। ठीक है, उसके मुताल्लिक़ मेरा वही ख्याल है जो औरों का है। यानी कि फ़िलसफ़ा हम जैसे आदमियों के बस का रोग नहीं, फरीदी ने मुस्कुराकर कहा। वो दरअसल किसी फ़िलसफ़ियाना बहस में फंसकर वक्त बर्बाद नहीं करना चाहता था। वो यहाँ एक ख़ास मकसद के तहत आया था। ऐसा ना कहो, हम सब किसी न किसी फ़िलसफ़े के तहत ज़िंदगी बसर करते हैं, हकीम अरसलानूस ने कहा। होगा, लेकिन मैं फ़िलसफ़े को हासिल हयात नहीं समझता। क्यों? क्योंकि उन मामलात के बावजूद भी फ़िलसफ़ा, फरीदी के चेहरे पर मायूसी थी, हमारी मालूमात तिश्ना रह जाती हैं। मसलन, हकीम अरसलानूस की आलियों में चाय उंडेलता हुआ बोला। मसलन एक बहुत मामूली सी बात, फरीदी ने लापरवाही से कहा। यद राजगढ़ी में रोने वाला कुत्ता। ला हौल वला कुव्वत, हकीम अरसलानूस मुंह सिकोड़ कर बोला। फ़िलसफ़े को उन लगोयात से कोई सरोकार नहीं, लेकिन ये लगोयात भी इसी दुनिया में जन्म लेती हैं, फरीदी ने सिगार केस उसकी तरफ बढ़ाते हुए कहा, और उसका ताल्लुक भी हमारी ज़िंदगी से है। हकीम अरसलानूस ने एक सिगार लेकर होठों में दबा लिया। फरीदी और हमीद ने चाय की प्यालियाँ उठा लीं। बगैर दूध की तल्ख चाय थी, उसमें शक्कर भी खफीफ ही डाली गई थी। हमीद ने घूंट लेते वक्त बुरा सा मुंह बनाया। बहरहाल वो उसे जहरमार करनी ही थी। हम आखिर उन्हें उस कायनात के अज्जा के किस खाने में फिट करेंगे? फरीदी चाय की चुस्की लेकर अरसलानूस का सिगार सुलगाता हुआ बोला। पहले ही कश पर उसे बुरी तरह खांसी आ गई। ला हौल वला कुव्वत, अरसलानूस ने खांसते हुए बुरा सा मुंह बनाया और सिगार को सहन में फेंक दिया। फरीदी अपना सिगार सुलगाकर उसकी तरफ जवाब तलब निगाहों से देखने लगा। मैंने अपनी ज़िंदगी में कई बार वो आवाज़ सुनी है, लेकिन मैंने कभी उसके मुताल्लिक़ सोचा ही नहीं, अरसलानूस ने कहा। अब मैं आपकी दिल से कदर करता हूँ, हमीद ने अपने सीने पर हाथ रखकर कहा, और मैं इस सूरत में आपकी पूजा करूँगा कि अगर आप फरीदी साहब को भी अपना ही जैसा बना दें। क्या मतलब? अरसलानूस ने उसे घूरते हुए कहा। ये कल रात को उसी चक्कर में मेरी जान गंवा चुके होते। अरसलानूस फरीदी की तरफ देखने लगा। ये ठीक है, मैं उसे समझना चाहता हूँ, फरीदी ने कहा। अरसलानूस के होठों पर अजीब सी मुस्कुराहट फैल गई। न जाने कितने इस हसरत में मर गए, वो आहिस्ता से बोला। मैं आपका मतलब नहीं समझा, फरीदी ने कहा। इस चक्कर में मत पड़ो, अपने बुजुर्गों से सुनता आ रहा हूँ कि वो अकबर आजम के ज़माने से चीख रहा है। ओहो, तुम शायद उस घड़ी की तारीख से नावाकिफ हो। कतई मैं उसके मुताल्लिक़ कुछ नहीं जानता। यदराज अकबर की फ़ौज का एक सरदार था। अकबर ने उसकी खिदमत के सिले में उसको यहाँ की जागीर अता कर दी थी। कहा जाता है कि वो बेपनाह दौलत का मालिक था, और मुल्क के कई बड़े बड़े राजे और महाराजे भी इतने मालदार नहीं थे जिसे हम आज गढ़ी के नाम से याद करते हैं। ये एक बहुत बड़ा और नाकाबिल तस्खीर किला था। एक रात राणा प्रताप सिंह की फ़ौजों ने नदी पार करके किले पर छप्पून मारा। शायद किलादार पहले दुश्मनों से मिल गया था। राणा की फ़ौज ने किले की ईंट से ईंट बचा दी और सारी दौलत लूट ली गई। कहा जाता है कि तभी से अक्सर बरसातों में वहाँ कुत्ते के रोने की आवाज़ सुनाई देती है और नदी में बाढ़ आ जाती है। ये भी सुनने में आया है कि अब तक सैकड़ों आदमी उसका राज जानने की कोशिश में जानों से हाथ धो चुके हैं। क्या उसके राज से कोई और चीज़ भी वाबस्ता है? फरीदी ने पूछा। हकीम अरसलानूस चौंक कर उसे टटोलने वाली नज़रों से देखने लगा। ये मुझे मालूम नहीं, उसने तवक्कुफ के बाद कहा, लेकिन मैं तुम्हें उस चक्कर में ना पड़ने की राय दूंगा। खैर छोड़िए, फरीदी ने अपनी प्याली ख़त्म करके एक तरफ खिसकाते हुए कहा। हाँ, एक दिलचस्प चीज़ मैंने नोट की है। वो क्या? यही कि उस कस्बे के बाज़ लोग यूनान पर बुरी तरह आशिक हैं। यानी एक तो आखिर यूनानी उलूम पर आशिक हैं। सूरत मिर्ज़ा को यूनानी बुतों से इश्क है, और उनकी लड़की, वो तो खुद ही अब से 1000 बरस या उससे भी ज़्यादा कबल की तहजीब की एक नुमाइंदा बन जाती है। अरसलानूस बेतहाशा हंसने लगा।
वो लड़की मक्कार है। अपनी दादी की तरह सूरत मिर्ज़ा की माँ भी कुछ दिनों तक उसी किस्म के ड्रामे खेलती रही थी, महज इसलिए कि घर वाले उससे खाइफ रहे, वो दूसरों पर छाई रहे। और अब ये चुईया जमीला वही खड़ाक फैला रही है। मगर सूरत मिर्ज़ा तो कहते हैं कि बचपन ही से उसकी ये हालत है। मियाँ तुम क्या जानो, उसने सब कुछ अपनी दादी से सीखा है। मुझसे पूछो, मैं भी उसी खानदान का एक फर्द हूँ। मेरे और उनके आबा और अजदाद एक ही थे। ओहो, अच्छा। सूरज मिर्ज़ा के मुतालिक क्या ख्याल है? मैं अमूमन ऐसे मौक़ों पर अपने ख़यालात ज़ाहिर करने से गुरेज करता हूँ। कैसे मौक़ों पर? कोई और बात करो, हकीम अरसलानूस उकता कर बोला। ना वो लोग मेरे लिए कोई अच्छी राय रखते हैं और ना मैं उनके लिए। क्या अकेला भी नहीं? वो तो काफ़ी समझदार औरत है, वो यकीनन आपकी काफ़ी इज्जत करती होगी। ओहो, समझा, शायद तुम कोई समझौता कराने आए हो। अरसलानूस माथे पर बट डालकर बोला, ये नामुमकिन है, ये नामुमकिन है। भला समझौता कैसा? फरीद ने तहैयर आमेज़ अंदाज में कहा। तुम जानते हो अकीला मेरी कौन है? नहीं, मेरी बहू है। उन लोगों ने मेरे बेटे को जहर देकर मार डाला। उन्होंने हमें हमेशा जिल्लत की नज़रों से देखा है। जहर देकर? हाँ, अकेला बजाय खुद एक जहर है। उसकी हरकतों की बिना पर मेरा इकलौता बेटा टीबी का शिकार होकर मर गया। और वो बच्चे? क्या अकीला की दूसरी शादी हो गई? नहीं, वो मेरे लड़के की औलाद है। तो इसका मतलब ये हुआ कि वो लड़का जिसे कान में बिगल बजा रहा था उसका पोता था, हमीद ने कहा। ये फर और फरीदी ने पुरखैर अंदाज में चलते चलते रुक कर कहा, हाँ, और इसका दूसरा मतलब यह है कि सूरत मिर्ज़ा वगैरह ही ने उसे बच्चों और बुजुर्गों का फ़र्क नहीं समझाया। खैर, इससे कोई बहस नहीं, हमीद ने कहा। मुझे तो वो कप्ती भी भूत ही मालूम होता है। आखिर तुम्हारे सर पर भूत क्यों सवार है? फरीद ने झल्ला कर कहा और सिगार सुलगाकर फिर चल पड़ा। हमीद खामोश रहा। उसकी तबीयत काफ़ी बेजार हो चुकी थी। शायद उसकी ज़िंदगी में पहला मौका था कि वो खूबसूरत लड़कियों का कुर्ब हासिल होने के बावजूद भी उस पर पुरमज़गी छाई हुई थी। जब भी उसे जमीला का सुता हुआ चेहरा और दहशतज़दा आंखें याद आती तो उसके सारे जिस्म में सनसनाहट दौड़ जाती। और फिर जब वो शकीला के मुताल्लिक़ कुछ सोचने की कोशिश करता तो खुद ब खुद उसकी तबीयत में झल्लाहट पैदा हो जाती। वो बेचैन था कि किसी तरह यहाँ से निकल भागे। कभी कभी उसे खुद पर भी गुस्सा आने लगता। उसने फरीदी के साथ बड़े बड़े मार के सर किए थे और वो उनसे उकताया भी था, मगर उस बार की उकताहट बिल्कुल मुख्तलिफ थी। और फिर जब वो उससे अपनी बुज़दिली पर मामूल करने लगता तो वो ये भी सोचने पर मजबूर हो जाता कि इस किस्म से कि उसके जिस्म से काफ़ी खून निकल चुका है। हो सकता है कि ये कमज़ोरी उसी बिना पर पैदा हुई हो और आहिस्ता आहिस्ता दूर हो जाए। लेकिन उस दिल बहलावे के बावजूद भी वो उस खब्बीस अरबा का खौफ अपने जहन से नहीं निकाल सकता था। उसी रात को खाने की मेज़ पर सूरत मिर्ज़ा के ख़ानदान वालों के साथ हमीद भी मौजूद था। जमीला के अलावा और सब लोग गुफ्तगू में हिस्सा ले रहे थे। उसने खाने के दौरान में एक दो बार सिर्फ बावर्ची से बात की थी, वो भी खाने की अच्छाई या बुराई के मुतालिक। ना तो घर वालों ही ने उससे किसी बात पर मुखातिब किया और ना उसी ने किसी से कोई बात करना ज़रूरी समझा। घर वालों को उस रवैये से लापरवाही के बजाय कुछ दबा दबा सा खौफ जाहिर हो रहा था। हमीद ने उसे पिछली रात के बाद से अब देखा था। वो फरीदी के बयान के मुताबिक सिर्फ एक चिड़चिड़े मिजाज की लड़की मालूम हो रही थी और बस। उस वक्त उसके चेहरे पर वो रोमान अंगेज तासरात नहीं थे जो पिछली रात को दिखाई दिए थे। शकीला फरीदी को बता रही थी कि उसने उसके किन केसों के तराशे इकट्ठे किए हैं और उन्हें किस तरह एक एल्बम की शक्ल में तरतीब दिया है, और अब उस पर फरीदी के ऑटोग्राफ लेना चाहती है। सूरत मिर्ज़ा गुफ्तगू में हिस्सा ज़रूर ले रहा था, लेकिन उसका जहन किसी और तरफ मालूम होता था। अक्सर वो कोई बात कहते कहते अचानक रुक कर कुछ सोचने लगता। खाना ख़त्म करने के बाद वो दूसरे कमरे में आ बैठे, लेकिन अब जमीला उनके साथ नहीं थी। थोड़ी देर बाद कॉफ़ी का दौर शुरू हुआ। अकीला ने बच्चों को सोने के लिए भेज दिया था, इसलिए उकता देने वाले हंगामे से निजात मिल गई थी। उस दौरान में कहीं इत्तेफाक से सूरत मिर्ज़ा ने लतीफ़ा छेड़ दिया। फिर क्या था, हमीद ने जवाबन इतने लतीफ़े सुनाए कि थोड़ी देर बाद वो सब हंसते में भी काहिली महसूस करने लगे। खुसूसन शकीला तो हंसते हंसते बेदम हो गई थी। और फिर जब फरीदी ने यदराजगढ़ की बात छेड़ी तो हमीदे को बेतहाशा गुस्सा आ गया। चूँकि अकीला और शकीला के लिए ये मौजू बहुत पुराना हो चुका था, इसलिए वो जल्दी ही उठ गई और हमीद के जहन पर एक ख्वाबनाक सी काहिली मुसल्लत हो गई। फरीदी सूरत मिर्ज़ा से उन लोगों के मुताल्लिक़ गुफ्तगू कर रहा था जिन्होंने कुत्ते की आवाज़ के मुताल्लिक़ मालूमात बहम पहुँचाने की जद्दोजहद की थी। भाई तुम नहीं जानते, सूरत मिर्ज़ा राज़दाराना अंदाज में बोला, उससे एक दूसरा खत भी वाबस्ता है। क्या?
किसी पुरस्कार खजाने की तलाश। सूरत मिर्जा ने कहा, और ये खजाने वाली बात भी मेरे ही खानदान वालों की जुबानी बाहर तक पहुंची है। वो किस तरह? फरीदी सीधा होकर बैठ गया। बड़ी लंबी दास्तान है, लेकिन मैं इख्तिसार के साथ बताने की कोशिश करूंगा। हमसे पहले ये जागीर यदराज नामी एक सरदार के पास थी, लेकिन ये आज की बात नहीं, अकबर आजम के दौर की बात है। और फिर सूरत मिर्जा ने यदराज और यदराज गढ़ी के मुतालिक वह कुछ बताया जो अरसलानूस ने बताया था। फिर अहद जहांगीरी में ये जागीर हमारे खानदान में मुंतकिल कर दी गई। हम तक कैसे पहुंची ये ना पूछो तो बेहतर है। अगर कोई ख़ास नुकसान ना हो तो ये भी बता दीजिए, फरीदी ने कहा। भाई बात ज़रा मसला खेज़ है, सूरत मिर्ज़ा मुस्कुराकर बोला। और फिर तुम्हारे साथ एक ऐसे साहब मौजूद हैं जो लतीफ़ा गू भी हैं। अगर उन्होंने यकीन कीजिए कि मैं बड़ा शरीफ बच्चा हूँ, हमीद ने संजीदगी से कहा। और सूरत मिर्ज़ा हंसने लगा। भाई बादशाहों की बातें भी बड़ी अजीब हुआ करती थी। बात बात पर इनामात और कत्ल के फरमान चला करते थे। मुग़ल बादशाहों में खुसूसियत से जहांगीर उन बातों के लिए बहुत मशहूर है। कत्ल तो खैर उसने कम ही कराए होंगे, लेकिन इनामात बहुत तकसीम किए हैं, और वो भी ज़रा सी बातों पर। मेरे एक मोरसे आला जहांगीरी फ़ौज में एक मामूली सिपाही थे। एक बार बादशाह वली दिल्ली से आगरा जा रहे थे। थोड़ी फ़ौज भी साथ थी, उसमें मेरे मोरसे आला भी थे। ख्याल था कि रात को कहीं पड़ाव ज़रूर होगा, लेकिन जहांगीर आलम खुशी में चला ही जा रहा था। लोग दिन के सफ़र से तंग आ गए थे। किसी की समझ में नहीं आ रहा था कि क्या किया जाए। इतने में किसी सरदार ने कहा कि आज कमबख्त उल्लू भी नहीं बोलते। ये एक बूढ़ा सरदार था और अक्सर जहांगीर की जवानी के ज़मानों में उसकी खिदमत में रह चुका था। उसने बताया कि अगर जहांगीर रात के सफ़र में उल्लू की आवाज़ सुन लेता तो फ़ौरन ही क़याम का हुक्म जारी करा देता था। हमारे मोरसे आला ने जब ये बात सुनी तो वो उल्लू की बोली बोलने पर तैयार हो गए। काम बड़ा ख़तरनाक था। ये बात सिर्फ उस सरदार और दो सिपाहियों तक महदूद थी। काफ़िला आहिस्ता आहिस्ता चल रहा था। वो हजरत आगे बढ़ गए और एक दरख्त पर चढ़कर उल्लू की तरह आवाज़ें निकालना शुरू कर दी। उल्लू की आवाज़ सुनते ही जहांगीर ने क़याम का हुक्म दे दिया। किस्सा मुख्तसर ये कि उसी रात को किसी ने बादशाह तक खबर पहुंचा दी कि वो उल्लू मसनूई था। जहांगीर नशे में था। उस पर उसे गुस्सा आने के बजाय हंसी आ गई। मोरसे आला साहब तलब किए गए और उसने हंसकर उन्हें यौमुद्दौला और मनहूसुल मुल्क जैसे खताबात से नवाजा और यदराज नगर की जागीर अता कर दी। सूरत मिर्ज़ा खामोश हो गया और हंसने लगा। इस तरह मैं अपने ख़ानदान का 8वां उल्लू हूँ, उसने कहा और मुस्कुराकर हमीद की तरफ देखने लगा, जो मसका खेज हद तक संजीदा हो गया था। और वो ख़जाने की बात? फरीदी ने पूछा। जागीर के साथ ही साथ वो किला भी हाथ आया जो यदराजगढ़ी के नाम से मशहूर है। जाहिर है कि उस वक्त ख़राब हालत में ना रहा होगा। यदराज एक दौलतमंद आदमी था। उसने एक बड़ा शानदार तख्त बनवाया था जिसका तज़किरा अक्सर पुरानी किताबों में मिलता है, और वो उस वक्त तख्त अकरब के नाम से मशहूर था। उसकी शक्ल एक बहुत बड़े बिच्छू की सी थी और वो खालिस सोने का था। बेशुमार जवाहरात उसमें जड़े गए थे। उसने वो तख्त अकबर आज़म की खिदमत में पेश करने के लिए बनवाया था। राना के आदमी उसकी ताक में थे। एक रात उन्होंने गढ़ी पर शफून मारा और यदराज को कत्ल करके उसकी सारी दौलत समेट ले गए, लेकिन सुना जाता है कि वो तख्त उनके हाथ नहीं लगा और वो अब भी गढ़ी ही में कहीं पोशीदा है। खुद मेरे ख़ानदानी रिवायात भी यही जाहिर करती है। मेरे असलाफ में से भी बेहतरे उसकी जस्तजू कर चुके हैं, लेकिन किसी को कामयाबी नहीं हुई। और खैर मैं उसे बिल्कुल ही लघु ख्याल करता हूँ। अपने ख़ानदान में मैं ही ऐसा हूँ जिसने कभी उसकी तरफ ध्यान नहीं दिया। फरीदी खामोशी से सुन रहा था। सूरत मिर्ज़ा के आखिरी जुमले पर वो खफीफ सा मुस्कुराया और जेब से सिगार निकाल कर उसका कोना तोड़ने लगा। और हमीद सोच रहा था कि हकीम अरसलानूस ने उस तख्त का तज़किरा नहीं किया था। मुमकिन है कि उसे उसका इल्म ही ना हो, लेकिन फिर भी वो सूरत मिर्ज़ा से पूछ बैठा, हकीम अरसलानूस साहब भी उससे वाकिफ़ ही होंगे? हो सकता है, सूरत मिर्ज़ा ने कहा। वाकिफ़ तो करीब करीब सभी हैं, लेकिन यकीन बहुत कम लोग रखते हैं। ठीक याद आया, फरीदी बोला, ये हकीम साहब वाकई बड़े दिलचस्प आदमी हैं। शाम को हम लोग उनके घर गए थे, लेकिन वो बहुत कायदे से मिले। यहाँ तो उन्हें बिल्कुल ही मकबूतुल हवास समझा था। झक्की आदमी हैं, कभी कायदे की बातें करते हैं और कभी दिमाग बिल्कुल उलट जाता है। सूरत मिर्ज़ा ने कहा। क्या वो आपके कोई अजीज़ हैं? हाँ भाई, करीबी अजीज़।
अकीला की शादी उनके लड़के के साथ हुई थी, तो क्या वो बच्चा उनका पोता है जिसे वो आज परेशान कर रहे थे? बस यही देखो, तुमने शायद ही किसी दादा पोते से या पोते को दादा से उस कदर बेतकल्लुफ़ देखा हो। जावेद को उन्होंने उस कदर सर चढ़ा रखा है कि खुदा की पनाह सारे बच्चे उन्हीं के बिगाड़े हुए हैं। बहरहाल वो एक बहुत ही पुरस्कार आदमी है, फरीदी ने कहा और हमीद को वहाँ से चले जाने का इशारा करके सिगार सुलगाने लगा। हमीद उठकर अपने कमरे में चला आया जहाँ पिछली रात वो सोया था। उसने शब ख्वाबी का लिबास पहना और कंदील बुझाकर लेट गया। नींद बुरी तरह मुसल्लित थी, लेकिन फरीदी के उस रवैये ने उसे उलझन में डाल दिया था। वो सोच रहा था कि आखिर फरीदी ने उसे वहाँ से हटा क्यों दिया? क्या कोई ऐसी अहम बात भी हो सकती है जिसे फरीदी सिर्फ अपनी ज़ात तक महदूद रखना चाहता है? कहीं वो खजाना तो नहीं जिसका तस्करा सोलत मिर्ज़ा ने किया था? मगर वो फरीदी की तबीयत से वाकिफ़ था, फरीदी जिसने दौलत की कभी परवाह नहीं की। क्या वो एक रिवायती खजाने के मुताल्लिक़ उसे अंधेरे में रखना चाहता है? हमीद का जहन उस बात को कबूल करने के लिए तैयार नहीं था। फिर क्या बात हो सकती है? चंद लम्हे बाद उसके ख्यालात की रूह जमीला की तरफ बहक गई और उसे ऐसा महसूस हुआ जैसे उसके रोंगटे खड़े हो रहे हैं। लेकिन फिर उसे अपनी बुज़दिली पर हंसी आ गई। पागल सही है तो औरत ही, और वो भी घरेलू किस्म की औरत, ना हो हंटर वाली हो सकती है और ना चश्मे वाली। फिर आखिर खौफ की वजह हो सकता है कि उस पर सचमुच हिस्टीरिया या हो सकता है कि उस पर सचमुच हिस्टीरिया किस्म का कोई दौरा पड़ता, और अगर ना भी पड़ता तो वो उसकी ऐसी तैसी ऐसी तैसी और फिर उसका जहन ऐसी तैसी की गर्दान करता हुआ नींद की तारीक दलदल में डूब गया। जब उसकी आंख खुली तो वो समझा कि शायद किसी डरावने ख्वाब ने उसे जगाया है, लेकिन फिर ऐसा महसूस हुआ जैसे कोई उसे जगा रहा हो। शिश, मैं हूँ, उसे अंधेरे में फरीदी की सरगोशी सुनाई दी। क्या बात है? हमीद उछलकर खड़ा हो गया। आहिस्ता बोलो, उस पर दौरा पड़ गया है, फरीदी ने कहा। ला हौल वला कुव्वत, हमीद दोबारा लेटता हुआ बोला। शायद अब उसके पूत आहिस्ता आहिस्ता आपकी तरफ मुंतकिल हो रहे हैं। नाखून के अक्ल अक्ल अल्लाह, नाखून लीजिए। अकल के बच्चे, चुपचाप उठ जाओ। फरीदी ने उसे खींच कर उठा लिया। मैं हलक फाड़ फाड़ कर चीखना शुरू कर दूंगा, हमीद धिन्ना कर बोला। तुम्हारे हल्क से आवाज़ ही ना निकल पाएगी। फरीदी ने उसकी गर्दन पकड़ ली। अरे अरे, हमीद पीछे हटता हुआ बोला। चुपचाप चले आओ। खुदा ने मुझे आदमी बनाकर सख्त जुल्म किया है। हमीद भुनभुनाता हुआ चप्पल की तलाश करने लगा। जल्दी करो। और फिर वो दोनों आहिस्ता आहिस्ता बरामदे में आ गए। चारों तरफ तारीकी और सन्नाटे का राज था। हमीद फरीदी के पीछे पीछे चलने लगा। वो झाड़ियों और मेहंदी की बाड़ों की आड़ लेता भी पार्क की तरफ बढ़ रहा था। पार्क में रोशनी दिखाई दे रही थी। बाद में हमीद ने देखा कि वो एक मशल की रोशनी थी। जमीला अपने हाथों में मशल उठाए और बायां हाथ सीने पर रखे बुतों के दरमियान खड़ी थी। वो दोनों डायना के बुत के करीब वो जवार में उगी हुई मालती की झाड़ियों में छुप गए। उस वक्त जमीला सचमुच अब से हजारों बरस पहले की औरत मालूम हो रही थी। टखनों तक लिपटा हुआ ढीला लिबादा उस वक्त जदीद तर्ज का स्लीपिंग गाउन नहीं मालूम होता था। बाल पुष्पा बिखरे हुए थे और एक सरकश सी लट चेहरे के सामने लहरा रही थी, और मशल की सुर्ख रोशनी में उसका चेहरा अंगारे की तरह महक रहा था। वो आहिस्ता आहिस्ता चलकर एक बुत के सामने आई और उसके चेहरे के बराबर मशल ले जाकर कहने लगी, तुम कभी नहीं बोलोगे। काश तुम्हारे इस पथरीले जिस्म के अंदर खून का एक कतरा भी होता। मैं कब से तुम्हारी राह देख रही हूँ। ज़फूरस, क्या मैं इसी तरह तड़प तड़प कर मर जाऊँ? खैर, अगर तुम यही चाहते हो तो इस जिस्म को भी मिट्टी के कीड़े खा जाएंगे और हड्डियों का पिंजर भी एक दिन खाक हो जाएगा। बोलो ज़फूरस, क्या तुम्हें वो शाम याद नहीं जब हम नील के शफाफ पानी पर अपने तलाई पैरों बेड़े में सैर कर रहे थे और हमने मगरिब की तरफ सुर्ख धुएं के बादल देखे थे, और तुमने कहा था कि बादलों की देवी कुर्बानी चाहती है। फिर हम दूसरे दिन सफ़र पर रवाना हो गए थे। बादलों की देवी का मंदिर जो दूध की तरह शफाफ और उजला है, वो हमेशा ऐसा ही रहेगा। तुमने सब कुछ भुला दिया। तुमने असील मुर्ग कुर्बान करते वक्त कहा था कि तुम जिंदगी भर मेरे साथ रहोगे। तुम सब कुछ भूल गए। ज़फूरस, तुम्हें कसम है उस कसरे ज़मरदीन की जहाँ सबसे बड़े माबूद के गुलाम रहते हैं, जहाँ फिजाओं में तलाई अबाबीलें परवास करती हैं। सबसे बड़े माबूद के मरकब मुकद्दस बनवाने की कसम, मुझे तो सब कुछ याद है जैसे वो कल की बात हो। और अंबर के धुओं के पीछे लो देता हुआ चेहरा याद है। बादलों की नसीम तन देवी का मुकद्दस चेहरा, उसके मलकूती मुस्कुराहट याद है। मुझे सब कुछ याद है ज़फूरस, लेकिन क्या तुम्हारे फौलादी बाजू थक गए? क्या तुम्हारे मरमर से तराशे हुए सुडौल सीने पर झुर्रियाँ पड़ गईं?
मैं चंद अजनबियों की कैद में हूँ, क्या तुम मुझे रिहाई नहीं दिला सकते? मैं जो सियाफाम बागियों को अपने हाथों से कत्ल किया करती थी, मैं जो बचपन में सांपों से खेला करती थी, मैं जिसने हरातिलीस की आंखें अपनी उंगलियों से निकाल ली थी, एक मासूम फाख्ता की तरह बेबस हूँ। वो थोड़ी देर तक खामोश रही, फिर उसने अपना चेहरा बाएं हाथ से छुपा लिया। मैं इसको डबरी की चॉकलेट खिलाऊंगा, हमीद ने आहिस्ता से कहा। फरीदी कुछ न बोला। अच्छा, मैं तो चला, हमीद ने फिर कहा। कहाँ? फरीदी ने पूछा। उसी के पास, उससे जाकर कहूँगा, जाने मन मैं तुम्हारा ज़फूरस हूँ। बाप का नाम पूछेगी तो चौरस बताऊंगा। फिर निहायत अदब से एक चॉकलेट पेश करके या तो तारिकुल दुनिया हो जाऊंगा या उसकी बड़ी बहन से शादी कर लूंगा। इस तरह बच्चे मुफ्त हाथ आएंगे। चुप रहो, फरीदी हंसी जब्त करता हुआ बोला। पता नहीं किस अल्लाह वाला की कसम खा रही है, हमीद ने कहा। कसम है उस विलायती खरगोश की जो साल में 30 अंडे देती है। ये लड़की किसी रात सहूलत मिर्जा को कत्ल करके निकल जाएगी। उसके सर पर फिल्म कंपनी का भूत सवार मालूम होता है। बको मत, फरीदी हिला कर बोला। फिर उन्होंने जमीला की सिसकियों की आवाज़ें सुनी। वो फूट फूट कर रो रही थी। भाई, मुझसे अब बर्दाश्त नहीं होती, हमीद ने कहा। चुप रहो गधे, सूरत मिर्जा भी यही कहीं छुपा होगा। अरे ये क्यों? फरीदी ने कोई जवाब दिए बगैर हमीद का शाना दबाया। उसकी नज़रें सामने उठ गईं, और अगर फरीदी ने दूसरे ही लम्हे में उसका मुंह भी ना दबा दिया होता तो उसकी चीख सारे पार्क में गूंज उठी होती। बुत के पीछे से 5 कद आवर आदमी निकल आए थे। उनके हाथों में लंबे लंबे नेज़े और खमखाई हुई मुस्ततील ढालें थीं। लिबास कदीम रोमन या यूनानी सिपाहियों जैसा था। सरों पर आहनी फोत थे, और सबसे ज्यादा हैरत अंगेज चीज वो रोशनी थी जो उनके चेहरों पर फैली हुई थी, बल्कि जर्द रंग की रोशनी जिसका अक्स उनके सीनों पर पड़ी हुई चमकदार जरों पर पड़ रहा था। उनके चेहरे पर मशल की रोशनी के अहाते से उनके चेहरे मशल की रोशनी के अहाते से बाहर थे। रफतन जमीला उनकी तरफ झपटी। तुम आ गए, बताओ ज़फूरस कहाँ है? आज तुम मुझे लेकर ही जाओगे, बोलो, जवाब दो। उनमें से एक के होंठ हिलते रहे जैसे वो कोई बात कर रहा हो, लेकिन आवाज़ नदारद। फिर वो सब ताज़ीमन झुके। जमीला ने उससे गिरेबान पकड़कर झंझोर डाला जिसके होंठ हिले थे। मैं कुछ नहीं सुन सकती, जोर से बोलो, क्या तुम बहरे हो? उसके होंठ फिर हिले, लेकिन आवाज़ ना निकली। उस बार जमीला ने उसके मुंह पर एक थप्पड़ रसीद कर दिया, जिसकी आवाज़ फरीदी और हमीद ने साफ सुनी थी। थप्पड़ खाने के बावजूद भी वो बुत बना खड़ा रहा। उसके चेहरे पर शिकन तक न आई। हमीद बुरी तरह कांप रहा था। क्यों, अब क्या ख्याल है बेटा? फरीदी ने आहिस्ता से कहा। निकलने लगी जान? हमीद बदस्तूर खौफ के मारे दांत खटखटाता रहा। थप्पड़ खाने वाले ने अपना नेज़ा और ढाल जमीन पर डाल दिया और फिर दोनों हाथ आसमान की तरफ उठा दिए, आंखें बंद कर लीं, और देखते ही देखते उसके चेहरे पर तशवीकी कैफियत तारी हो गई। हमीद फरीदी से लिपटा जा रहा था। उधर उस पुरस्कार आदमी की हालत गैर नजर आ रही थी। बकैया चार खामोश खड़े थे। दफतन वो फिर अपनी असली हालत में आ गया। इस बार उसके होंठों पर मुस्कुराहट थी, और चेहरा भी जिंदा आदमी जैसा मालूम हो रहा था। नक्कारा, उसके हिलते हुए होंठों से आवाज निकली। ए वादिये नील की बेटी, उसने जमीन से अपना नेजा और ढाल उठाते हुए कहा। तू उस नक्कारे के बगैर उस तिलिस्म से नहीं निकल सकती। उसकी आवाज़ आदमियों जैसी नहीं थी, उसमें कुछ अजीब सा खोखलापन मौजूद था। वीरान वीरान सी आवाज़। मैं नहीं जानती तू किस नक्कारे का जिक्र कर रहा है। वो इसी इमारत में कहीं मौजूद है, उसने जवाब दिया। दफतन फरीदी ने हमीद को परे हटा दिया और झाड़ियों से निकलकर एक तरफ गिरने लगा। हमीद ने भी उसकी तकलीद की। उधर न जाने क्यों जमीला ने मशल जमीन पर गिरा दी और उस पर पैर रखकर उसे बुझा दिया। पार्क में तारीकी छा गई। सिर्फ उन 5 आदमियों के चेहरे रोशन थे। अचानक हमीद को बाज देवताओं की तस्वीर याद आ गई, जिनके चेहरों के गिर्द रोशनी के हाले होते हैं। क्या ये उसी किस्म की मलकूती रोशनी थी? उसका दिल एक बार फिर थर्रा गया। आसमान पर फिर स्याह बादल छा गए थे। अंधेरा पहले से ज्यादा गहरा हो गया था। मेंढकों की टरटराहट फिजा में इंतशार बर्पा किए हुए थी। झाड़ियों की ओट से उन पुरस्कार आदमियों के चेहरे साफ नजर आ रहे थे, और अब तो उनमें हरकत पैदा हो गई थी। शायद वो चल रहे थे। फरीदी और हमीद झाड़ियों की आड़ लेते हुए उनका ताक़ुब करते रहे। दफतन फरीदी ठिठक गया। वो अस्तबल की तरफ जा रहे थे, और शायद जमीला भी उनके हमराह थी। हमीद ने फरीदी के हाथ में दबा हुआ पतली सी डोर का एक लच्छा देखा और भौचक्का रह गया। आखिर वो क्या करने जा रहा था? उसकी समझ में नहीं आ रहा था कि वो क्या करे। फरीदी को किस तरह रोके? उसने कई बार कुछ कहना चाहा, लेकिन मुंह से आवाज़ ना निकली। बस वो मशीनी तौर पर फरीदी के पीछे लगा हुआ था। उसके इस फेल में इरादे को कोई दखल नहीं था।
उसे ऐसा महसूस हो रहा था जैसे उसकी सारी कुव्वत किसी पुरस्कार तरीके पर ज़ायल हो गई हो। बहरहाल वो फरीदी के साथ घसीटता फिर रहा था। जमीला उन आदमियों समेत अस्तबल में दाखिल हो गई। हमीद को याद आया कि फरीदी ने उस सिलसिले में अस्तबल ही का तस्करा किया था। आखिर अस्तबल में क्यों? फरीदी के ख्याल के मुताबिक उन्हें शायद किसी चीज़ की तलाश थी। उस वक्त उसने उनकी ज़ुबान से नक्कारे का नाम भी सुना था। अगर उन्हें किसी नक्कारे की तलाश थी तो फिर बार बार अस्तबल का रुख करने का क्या मतलब हो सकता है? हमीद के जहन में यकबैक कई सवाल थे। अगर वो वाकई अब से हज़ारों साल कबल के मुर्दे थे तो उनका यहाँ क्या काम? जाहिर है कि जमीला सूरत मिर्ज़ा की लड़की नहीं थी। उस हकीकत से तो किसी को इनकार हो ही नहीं सकता। ये और बात है कि वो एक मखसूस हालत के तहत खुद को उस वक्त उसने उसकी ज़ुबान से नक्कारे का नाम भी सुना था। अगर उन्हें किसी नक्कारे की तलाश थी तो फिर बार बार अस्तबल का रुख करने का क्या मतलब हो सकता है? हमीद के जहन में बेक वक्त कई सवाल थे। अगर वो वाकई अब से हज़ारों साल कबल के मुर्दे थे तो उनका यहाँ क्या काम? जाहिर है कि जमीला सूरत मिर्ज़ा की लड़की थी। उस हकीकत से तो किसी को इनकार हो ही नहीं सकता। ये और बात है कि वह एक मखसूस हालत के तहत खुद को उसकी कैदी समझने लगी। ये सब कुछ सही, लेकिन कम से कम हमीद का जहन अब उस बात को कबूल करने पर तैयार नहीं था कि वो किसी जहनी मरद में मुब्तला है। किसी जहनी मरद में मुब्तला हो जाने के बाद सिर्फ मरीज ही को अजीब व गरीब शक्लें नज़र आ सकती हैं, दूसरों को नहीं। फिर ये क्या राज है? हमीद उस किस्म की गुत्थियों में उलझा हुआ फरीदी के साथ साथ रेंगता रहा। फिर फरीदी अस्तबल के करीब पहुंचकर रुक गया और थोड़ी देर बाद वो लोग बाहर निकल आए। दफतन फरीदी ने रस्सी वाला हाथ बुलंद करके उसे गर्दिश दी और दूसरे ही लम्हे में रस्सी उसके हाथ से निकलकर पुरस्कार आदमियों की तरफ झपटी और फिर उनके चेहरों की रोशनी गायब हो गई। उधर फरीदी ने अपने हाथ को झटका दिया और अंधेरे में किसी के गिरने की आवाज़ आई। खबरदार, अगर अपनी जगह से हिले तो गोली मार दूंगा। फरीदी की गरजदार आवाज़ दूर तक लहराती चली गई, लेकिन जवाब में किसी किस्म की आवाज़ न सुनाई दी। फरीदी ने रस्सी को खींचने के लिए जोर लगाना शुरू कर दिया, मगर बेसूद। आखिर उसने बाएं हाथ से टॉर्च निकाली और रोशनी होते ही उसके मुंह से हैरत भरी चीख निकल गई। अस्तबल के करीब जमीला तन्हा खड़ी थी और रस्सी का दूसरा सिरा अस्तबल के साहिबान के सुतून के गिर्द लिपटा हुआ था। फरीदी दीवानावार चारों तरफ दौड़ने लगा। जमीला बेहोश हरकत खड़ी थी। ठहर जाओ, करीब ही कहीं सूरत मिर्जा की कपकपाती ही आवाज़ सुनाई दी। उस दौरान में फरीदी ने पूरे पार्क की दौड़ लगा डाली, लेकिन उन पुरस्कार शख्सियतों का सुराग न मिला। बड़े दिलेर हो, बहुत दिलेर, सूरत मिर्जा ने फरीदी के कंधे पर हाथ रखते हुए कहा, मगर तुमने बहुत बुरा किया। यकीनन मैंने बुरा किया कि उन्हें निकल जाने दिया। ये बात नहीं, वो हरगिज़ हमारी दुनिया के आदमी नहीं है, सूरत मिर्जा ने भरताई हुई आवाज़ में कहा। मैं उस पर यकीन करने के लिए तैयार नहीं। तुम कैसी बातें कर रहे हो? देखो तुम्हारी कमंद कहाँ फंसी है। सूरत मिर्जा ने रस्सी की तरफ इशारा किया। तो फिर गिरा कौन था? मैं, सूरत मिर्जा बोला, ठोकर खाकर गिरा था। जमीला ड्रामाई अंदाज में आहिस्ता आहिस्ता उनकी तरफ बढ़ रही थी। अब क्या होगा? हमीद बोला। अच्छा जी, आप भी बहक रहे हैं, फरीदी ने उसकी तरफ मुड़कर कहा। जमीला उनके करीब आकर रुक गई। सूरत मिर्जा ने उसका हाथ पकड़ लिया, लेकिन दूसरे ही लम्हे में उसके मुंह पर एक जोरदार थप्पड़ पड़ा। फरीदी ने झपटकर जमीला के दोनों हाथ पकड़ लिए। पागल लड़की! फरीदा के मुंह से इतना ही निकल सका, क्योंकि जमीला उसकी गिरफ्त से निकल जाने के लिए बुरी तरह जोर लगा रही थी। अब तो बेहतर यही है कि मैं उसे जहर दे दूं, सूरत मिर्जा ने भरताई हुई आवाज़ में कहा। अंदर चलो, फरीदी ने उसे इमारत की तरफ खींचते हुए कहा। बाहज़ार दिक्कत वो उसे उसके कमरे में लाए। यहाँ उसी जद्दोजहद में उसका हाथ मेज़ पर जा पड़ा और दवात एक किताब पर उलट गई। वो उन पर बुरी तरह खफा होती रही। न जाने कितनी मुग़लज़ात सुना डाली। फिर तकरीबन 2 बजे उसे नींद आ गई।